नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम का 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट होगा एचसीएफ और एलसीएम, मतलब महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य। साथ ही साथ हम जो है अंक गणित की जो मूलभूत प्रमेय है उसको पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ शब्द पढ़ेंगे, गुणनखंड, गुणज, भाजक, ये जो कुछ वर्ड है इनको शामिल करेंगे। इन सबको शामिल करते हुए आज का लेक्चर जो है वो पूरा होगा। प्लस जो चीज थ्योरी पढ़ेंगे उस पर कुछ सवाल करेंगे ताकि वो जो थ्योरी है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा, है ना? ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले जो दो नाम है उनको पहले कवर करते हैं। एक तो है गुणज, गुणज या मल्टीप्लायर। देखिए, आपने छोटी क्लास में सबसे पहले पहाड़े जरूर पढ़े होंगे। पहाड़े जो अगर हम बोले दो का पहाड़ा बोले, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, तो अगर आपसे दो का पहाड़ा बोलने के लिए मैं बोलूं तो दो के पहाड़े में आप बोलेंगे दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, ठीक है, दो पंजे 10, दो छिके 12। इस तरीके से आप अगर बोलते जाएं तो 20 पे जाके रुक जाएंगे आप, है ना? 20 पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 11 बार, 12 बार, तो ये और भी आगे चल सकता है। अब ये सारे नंबर जो है ये दो के पहाड़े में आते हैं, तो ये सब दो के गुणज कहलाएंगे। ये सब दो के गुणज कहलाएंगे। ये सब क्या है? दो के गुणज है। रिपीट कर रहा हूं, दो के गुणा में आ रहे हैं, दो के गुणा में आ रहे हैं, इसलिए दो के गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दो के गुणज। दो के पहाड़े में आता है, जो जिसके पहाड़े में आता है वो उसका गुणज कहलाता है, उसका गुणज कहलाता है। मतलब दो के गुणा में ही कहीं ना कहीं आएगा। वर्ड पकड़िए, दो के गुणा में ही कहीं ना कहीं आएगा। जैसे दो है, दो के गुणा में पहली बार में आ जाएगा, प्रथम नंबर पे। दो का दूसरा गुणज, दो का तीसरा गुणज, दो का चौथा गुणज, दो का पांचवा गुणज, दो का छठा गुणज, दो का सातवां गुणज, है ना? दो एकम दो, दो एकम मतलब दो के पहाड़े को एक बार बोलने पर, दो दूनी, दो को दो बार बोलने पर, दो के पहाड़े को दो बार बोलने पर, दो तिया, दो के पहाड़े को तीन बार बोलने पर। इंग्लिश मीडियम वाले अपने टू वन जा टू, टू वन जा टू, मतलब टू को वन बार बोलने पर, टू टू जा टू को टू बार बोलने पर, टू को थ्री बार बोलने पर, यानी टू का पहाड़ा इतनी बार बोलने पर आपको, टू को इतनी बार रिपीट करने पर आपको ये मिल जाएगा। मतलब टू का कोई ना कोई गुणज है, टू से गुणा करके बना हुआ है। ध्यान से बात आगे पकड़ में, दो के पहाड़े पे बना हुआ है। 8, 20, ये जो भी नंबर है ये दो से बने हुए हैं। दो से बने हुए नहीं है या नहीं? ये दो से बने हुए नंबर है। जैसे 12 है, वो दो का पहाड़ा, दो छिके 12, यानी दो का पहाड़ा 6 बार बोलने पर, 6 बार बोलने पर 12 आ जाएगा। तो ये सब दो के गुणज कहलाते हैं। तो जो जिसके पहाड़े में, अगर दो के पहाड़े में जो जो आता है वो दो के गुणज, जो तीन के पहाड़े में आता है वो तीन के गुणज, जो चार के पहाड़े में आता है वो चार के गुणज। समझ गए बात? तो 18 बताइए, 18 किस किस का गुणज है? 18 किस किस का गुणज है? 18 गुणज है किन किन का? 18 गुणज है किन किन का? जवाब दीजिए, पूछता है भारत। 18 किस किस का गुणज है? जिस जिसके पहाड़े में आता है। किस किस के पहाड़े में आता है भाई साहब? भाई साहब आते हैं दो के पहाड़े में, भाई साहब आते हैं तीन के पहाड़े में, भाई साहब आते हैं 6 के पहाड़े में, और भाई साहब आते हैं 18 के पहाड़े में। तो आपका 18 जो है वो दो का गुणज है, तीन का गुणज है, 6 का गुणज है, 18 का गुणज है। और अगर आप एक को भी शामिल करना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, एक का गुणज है। एक के पहाड़े में भी दुर्भाग्य से सब आ जाते हैं, एक के पहाड़े में तो हर कोई आता है। कमाल की बात है, एक का पहाड़ा भी क्या जबरदस्त हो। एक एकम एक, एक का पहाड़ा बोलिए, देखिए कितना मजेदार है। एक का पहाड़ा पढ़ाया नहीं गया स्कूल में, शानदार पहाड़ा तो मिस कर दिया। एक का पहाड़ा बोला जाए तो एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके 4, एक पंजे 5, एक छक्के 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक निमे 9, एक दाएं के 10। बताइए कोई नंबर छूटा? यानी हर नंबर एक का गुणज है, प्रत्येक नंबर एक का गुणज है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक की गुणज होती है, मतलब एक के पहाड़े में आती है। पढ़ाया नहीं गया ये, काम का पहाड़ा तो यही था, सब कुछ कवर हो जाता। भाई अब दो के पहाड़े में मान लीजिए 15 नहीं आता, 17 नहीं आता,
3 के पहाड़े में भी 12, 3 के पहाड़े में भी 14 नहीं आता। कई चीजें अब बाकी कोई भी पहाड़ा पढ़िए, 2 का पढ़िए, 3 का पढ़िए, 4 का पढ़िए, सारे नंबर नहीं आते। और जैसे जैसे पहाड़े बड़े हो जाते बीच में जगह खाली होने लग जाते। 7 के पहाड़े में देखिए 7 के बाद सीधा 14 आता है, बीच में 8, 9, 10, 11, 12, जैसे पहाड़ा बड़ा होता जाता है, नंबर बड़ा होता है, पहाड़े में बीच की जगह खाली होने ज्यादा नंबर छूटने लग जाते हैं। 2 के पहाड़े में देखिए 1 के पहाड़े में कोई खाली नहीं है, गौर करिए, 1 के पहाड़े में कुछ भी खाली नहीं है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 1 नहीं है, 1 है, 1 नहीं है। 3 के पहाड़े में आपको बीच में 2 गैप मिलेंगे, 3 के बाद 6, 4 और 5 नहीं है। 6 के बाद सीधा 9 मिलेगा, 6 के बाद सीधा 9 मिलेगा, 7 और 8, 2 गायब है। 4 के पहाड़े पे जाएंगे तो बीच में 3 गायब होंगे। 5 के पहाड़े में जाएंगे तो बीच में 4 गायब होंगे। तो जैसे जैसे पहाड़ा बढ़ता जाएगा बीच में खाली जगह बढ़ती जाएगी। लेकिन 1 का पहाड़ा ऐसा है जिसमें सब आते हैं, इसका मतलब हर कोई नंबर 1 का गुणज होता ही होता है। तो ये है भैया गुणज। क्लियर है गुणज? चलो गुणज तैयार है तो आगे बढ़ जाते हैं भाजक शब्द पे। भाजक तैयार है भाजक के लिए। भाजक डिवाइजर, ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वही है, सिर्फ नाम का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। जो डिवाइड करता है किसी नंबर को, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर कहलाता है। और जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है वो गुणज ही तो हो गया, गुणज ही तो हो गया। अब कोई चीज अगर 2 की गुणज है मतलब 2 के पहाड़े में आती है तो 2 से विभाजित होगी, है ना। तो भाजक है ना, भाजक का मतलब वही है गुणज, है ना। जैसे 18 के भाजक, 18 के भाजक मतलब जिनमें 18 का भाग जाता है, जिनमें 18 का भाग जाता है, जो 18 को काटते हैं। 18 जिनके पहाड़े में आता है, बात तो गुणज वाली होगी। 18 किन से कटेगा? 18 उन्हीं से कटेगा जिनके पहाड़े में 18 आता है, और जिनके पहाड़े में 18 आता है वो तो गुणज कहलाते हैं। तो भाजक ही गुणज होता है। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 18 के पहाड़े में। सिर्फ बोलने का तरीका जो है वो बेटा अलग अलग है, बात एक ही है। गुणज बोलिए, अंदर भाजक बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड, ये वर्ड में थोड़ा थोड़ा जो नाम है ना वो फेर है, नाम परेशान करता है भैया। नाम जो है ना वो बड़ा परेशान करता है। कई बार गुणज बोल देता है, कई बार और बोल देता है। आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी इनके अंदर क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। पूछे 18 के गुणज, तो 18 के गुणज मतलब 18 जिनके पहाड़े में आता है उनके नाम बताने। भाजक जो 18 को काटते हैं, तो जिनके पहाड़े में आते हैं वही काटते होंगे। पहाड़े में नहीं आएगा तो काटेगा कैसे? जैसे 14 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 14 को 3 नहीं काटता। तो सीधी बात है, जो गुणज होगा वही भाजक होगा, जो गुणज होगा वही भाजक होगा। ठीक है। अगला है गुणनखंड। गुणनखंड नाम वैसा ही है, मतलब भी वही है, थोड़ा सा प्यारा शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर। अभी हम इसका उपयोग करने वाले हैं थोड़ी देर में, देखिए बहुत मजा आएगा। ये आगे जाके एक बहुत बड़ी थ्योरम जो है, मानव इतिहास की बहुत बड़ी थ्योरम जो है वो पैदा करने वाला है गुणनखंड से, फैक्टर से। फैक्टर का मतलब क्या है? आपका जो नंबर है, आपका जो अंक है, उसको विभाजित करने वाले समस्त प्राकृत संख्याएं। तो वर्ड है किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है, का गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब यहाँ पे कई बच्चों ने गुणनखंड की परिभाषा बड़े उपयुक्त तरीके से बड़ी गड़बड़ ले रखी है। थोड़ा सा समझिए, जिन जिन नंबरों का भाग जाता है, जो गुणज है, जो भाजक है, बस वही गुणनखंड है। जो गुणज है, जो भाजक है, वही गुणनखंड है। तो फिर गुणनखंड नया नाम क्यों रखा? थोड़ा सा भी समझाऊंगा कि क्यों रखा। तो फिलहाल तो समझ जाइए कि गुणनखंड का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिन जिन का भाग जाता है वो सबको इकट्ठा कर लीजिए। जिन जिन में भाग जाता है उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। चॉइस बाबू आओ, चॉइस बाबू आओ। चॉइस बाबू में जिन जिन का भाग जाता है लिस्ट करिए। चॉइस में जिन जिन का भाग जाता है नंबर है 1। 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग सब जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 8 का भाग भी जाता है, 12 का भाग भी जाता है, 24 का भाग भी जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? चॉइस के गुणनखंड। चॉइस के गुणनखंड क्या कहलाते हैं? चॉइस के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब वो समस्त संख्याएं गुणनखंड कहलाती है जो चॉइस को विभाजित करती है, चॉइस को काटती है, चॉइस को काटती है वो समस्त संख्याएं। तो चॉइस के गुणनखंड कौन कौन है, कितने हैं?
अब आपसे पूछे चॉइस के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो भाई चॉइस के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। चॉइस के गुणनखंडों की संख्या 8 है। खंडों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। गिनती गिनोगे तो कितने आएंगे? 8। 8 संख्याएं हैं जो चॉइस को काटती हैं। अलग अलग 8 संख्याएं हैं जो चॉइस को काटती है। अब यहां पर चॉइस तो ठीक था, चॉइस ठीक था। अगर ये नंबर थोड़ा बड़ा होता तो सपोज कीजिए 256 होता, 256 होता, तो क्या आप सारी संख्या एक एक करके ढूंढते? एक एक करके ढूंढते आप सारी संख्या की 256 को कौन कौन काटता है, और 256 तक यात्रा तय करते। चलिए 256 तक फिर भी कर लिया। मैं कहूं अगर आपको नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा दे दूं, थोड़ा बड़ा दे दूं, सपोज कीजिए 2468 दे दूं, 2468, और अब कहूं अब बेटा बताओ, तो क्या आप 2468 तक जाओगे एक से शुरू करके? भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ मेथड चाहिए, कुछ तरीका चाहिए जिससे हम सीधा निकाल लें कि भाई इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। डायरेक्ट कैसे निकल सकते हैं? डायरेक्ट कैसे निकल सकते हैं? सवाल हमारा ये है कि सीधे कैसे निकल सकते हैं? सीधे। तो जवाब है निकल सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। अब यहां पे जो है इन भाई बंधों को देखिए, अगर आप इनका थोड़ा सा वर्गीकरण करें तो देखेंगे इन भाई बंधुओं में से कुछ संख्याएं अभाज्य, 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 और कोई अभाज्य नहीं। ये 2 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य, यानी अभाज्य संख्याएं भी है। अभाज्य अगर पूछे कि चॉइस के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो साहब है 2। चॉइस के, ये तो सभी आ गए, खाली गुणनखंड लिखा मतलब सारे बताने हैं। लेकिन पूछे चॉइस के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब जो अभाज्य संख्याओं से, जो चॉइस जिन जिन अभाज्य संख्याओं से कटता है उनकी बात। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? जवाब है 2। 2 गुणनखंड अभाज्य, एक है 3, एक है 2 और एक है 3। समझ में आ गया? 2 और 3। अब पूछे कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? भाज्य या संयुक्त, भाज्य या संयुक्त, तो ये है वो भाज्य गुणनखंड। 1 2, एक को शामिल नहीं करते। एक को हमने पहले भी समझाया कि ना अभाज्य में माना जाता है ना अभाज्य में। तो 1 2 3 4 5 चॉइस के भाज्य गुणनखंडों की संख्या, 2 की संख्या बराबर होती है 5। और एक गुणनखंड होता है जो भाज्य नहीं है और अभाज्य नहीं है। पूछे कि चॉइस का वह गुणनखंड जो भाज्य और अभाज्य नहीं है तो वो 1 है, और वो एक ही है, वो खुद एक ही है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। अब हमारे क्या दिक्कत है? यहां तक क्लियर हो गया आपको? यहां हो गया। इन गुणनखंडों का कमाल क्या है? इन जो गुणनखंड भाई साहब है, इनका कमाल ये है कि इनको आपस में गुणा करके आप चॉइस को बना सकते हैं। गुणनखंड जो है वो अपने नंबर को वापस बनाने की क्षमता रखते हैं। ये गुणनखंडों के पास कमाल है। गुणनखंडों की ताकत क्या है कि 2 गुणनखंड मिलके वापस आपके नंबर को बना सकते हैं। इससे देखिए, अब गुणनखंड का मतलब नाम है ना, आप दोस्तों गुणन भी नाम है, गुणनखंड क्यों बना रहे हो? गुणनखंड इसलिए बना रहे हैं बेटा कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास कैलकुलेटर है, सोचिए ये कैलकुलेटर है, ये 1 है। अब ये 2 दिख रहे हैं, 2 टुकड़े हैं, 2 खंड है, लेकिन जैसे ही मैं मिलाऊंगा ये 1 बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस कैलकुलेटर के 2 खंड है, इस कैलकुलेटर के 2 खंड है, मिला दो वापस वही कैलकुलेटर वापस बन रहा है। इसका मतलब इसी के 2 टुकड़े है ना। तो ऐसा ही होता है। गुणनखंड इसलिए कहा गया है इन लोगों को कि जब आप इनको वापस मिलाते हैं ना तो ये संख्या बना देते हैं, वापस मिलाते हैं तो संख्या बना देते हैं। आइए देखिए, चॉइस को भी दिखाता हूं आपको। चॉइस को कई जने मिलकर बना सकते हैं। जैसे आइए इन भाई साहबों को पहचानिए। ये रहा 8 और ये रहा 3। 3 और 8 चॉइस बना देंगे, चॉइस बना देंगे? बोला हाँ जी सर बना देंगे। चलो 6 और 4, हाँ जी सर बना देंगे। 2 और 12, हाँ जी सर बना देंगे। 1 और 24, बोला हाँ जी सर बना देंगे। तो देखा गुणनखंड हुए नहीं हुए। और कोई भी नंबर बचा, पहले नंबर बताइए। इन भाई साहब में से कोई नंबर बचा जो वहां नहीं आया? इन भाई साहब की लिस्ट देखिए, वहां देखिए उधर, और मुझे बताइए 1 आया नहीं आया? बोला हाँ सर आया, 1 बार आया। 2 आया नहीं आया? बोला हाँ जी सर 1 बार आया। 3 आया सर, 4 आया सर, 6 आया सर, 8 आया सर, 12 आया सर, 24 आया सर। आया ना? इसका मतलब हर नंबर जो है वो चॉइस को बनाने की क्षमता रखता है। हर नंबर चॉइस का कोई ना कोई टुकड़ा है। ये देखो
3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 2 इंटू 12, 1 इंटू 24। तो 24 को आप कई तरीके से दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक है 3 और 8, एक है 6 और 4, एक है 2 और 12 और एक है 1 और 24। लेकिन याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि दो ही मिलकर एक बनाएंगे। दो ही मिलकर गुणनखंड 3 मिलकर भी बना सकते हैं। गुणनखंड का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि मेरे कैलकुलेटर के 2 टुकड़े हैं, अगर 2 होते, 3 होते तो 4 होते तो वो एक ही कहलाते, वो उसी के ही टुकड़े कहलाते, चाहे 3 हो, 4 हो या 10 हो। ठीक है ना। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, 30 को ले लीजिए। 30 जो है वो आपका होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ये लीजिए, 30 के 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, हाँ 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 इंटू 5, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो गुणनखंड की कोई ऐसे जरूरी नंबर के 2 ही टुकड़े होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। इसी नंबर के 2 टुकड़े भी कर सकते हो, इसी नंबर के 3 टुकड़े भी कर सकते हो, इसी नंबर के 2 टुकड़े भी कर सकते हो और इसी नंबर के 3 टुकड़े भी कर सकते हो। तो इसीलिए गुणनखंड कहा गया, क्योंकि गुणा टुकड़े थे, गुणा करा, वापस नंबर बन गया, गुणा किया। गुणनखंड क्यों बोला? खंड का मतलब टुकड़े हैं और गुणन का मतलब गुणा वाले टुकड़े हैं। खंड मतलब टुकड़े हैं, गुणन मतलब गुणा वाले टुकड़े। जोड़ वाले टुकड़े नहीं है कि आप जोड़ दो और वापस बन जाएगा, है जोड़ वाले टुकड़े नहीं है, गुणा वाले टुकड़े हैं, इसलिए गुणनखंड कहा गया इनको। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आइए बात करते हैं, अभी खेल समझते हैं। इसमें जो अभाज्य संख्या वाला जो है, इनका रोल बड़ा स्पेशल है। अभाज्य वालों का रोल बहुत स्पेशल है। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं में एक बड़ी ही जबरदस्त क्वालिटी है, एक जबरदस्त ताकत है इन लोगों के पास, इसीलिए इनका डंका बजता है। क्वालिटी होगी, डंका बजेगा ही, क्वालिटी होगी तो डंका बजेगा ही। तो अभाज्य संख्याओं के पास एक जबरदस्त क्वालिटी है, समझिए वो क्या है। 24 को लीजिए, 24 को लीजिए। 24 को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूं जिसको हम 2 तरीके से लिख पाते हैं, 3 तरीके से लिख पाते हैं, ऐसे इसी तरीके से बात कर लेते हैं। अगर हम 24 ही ले लेते हैं ना, 24 को लिखने के जो तरीके हैं उनकी बात करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 24 आ जाएगा। ठीक है। और एक हो जाएगा आपका 8 इंटू 6, एक हो जाएगा आपका 12 इंटू 2। ठीक है, 12 इंटू 2, और इसके अलावा तो कोई टुकड़ा है नहीं। ठीक है। अब गौर करिएगा, सपोज करिए, ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि यह बात थोड़ी गहरी है, कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर है, उन 2 नंबरों की अगर हम गुणा कर दें, 2 और 12 है, नंबरों की गुणा कर दी, गुणा करती टाइम पर गुणा कर दी 2 और 12, ध्यान से सुनिएगा, गुणा कर दी 2 और 12, गुणा होगी 24। ठीक है। और हमने क्या किया, इस 24 को भेज दिया दूसरे के पास कि भैया तू रख ले और इसके टुकड़े कर लेना, इसके टुकड़े कर लेना। तो उसने 24 के टुकड़े किए 8 इंटू 3। अब बताइए, ये यूं ही समझिए कि आपका कमरा 2 गुना 12 का है। आपका मिस्त्री आया, जिससे आपको फर्श डलवाना है, आपने मिस्त्री को बता दिया कि भाई मेरा कमरा जो है वो 2 इंटू 12 यानी 24 स्क्वायर फीट है। वो 2 इंटू 12 भूल गया, वो 24 ले गया कि कमरे का साइज 24 वर्ग मीटर है। अब वो भूल गया कि वो कौन से 2 नंबर थे, तो 24 के उसने टुकड़े 8 इंटू 3 कर लिया और उसके हिसाब से वो टाइल्स ले आया। तो गड़बड़ हो गई नहीं होगी? गड़बड़ हो गई नहीं होगी? जब गुणा किया तब अलग नंबर थे, टुकड़े किए तो अलग नंबर आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर तो 24 ही है, अभी भी 24 ही है, लेकिन 24 को पहले 2 अलग टुकड़े थे, बनने के बाद 2 अलग टुकड़े हो गए। अब ये बात भयानक हो सकती है, क्योंकि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। कोई भी आपका नाम है, कोई भी आपने मैसेज भेजा अपने दोस्त को, उस मैसेज को इन्होंने मैसेज को नंबरों में चेंज कर लिया। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने पढ़ा हो, कभी बैंक की तैयारी की हो, तो उसमें यही होता है कि आपका जो शब्द आप लिखते हैं उसको वो नंबर में चेंज कर लेता है। तो सोचिए, आपने जो भी मैसेज टाइप किया उसने इस नंबर को 2 में और इस नंबर को 12 में चेंज कर लिया, इसे 2 में और इसे 12 में। और मशीन ने क्या किया, जो आपका व्हाट्सएप है वो इन नंबरों में चेंज करके इन दोनों नंबरों की गुणा की और गुणा करके आपके दोस्त को भेज दिया, मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजा तो वहां जाते 24 पहुंचा, 24 पहुंचते उसने टुकड़े किए 8 इंटू 6, 8 इंटू 6। अब बताइए क्या हुआ, मैसेज भेजा तो कुछ था, है ना, मैसेज भेजा था कि ताऊजी बीमार है, मैसेज पहुंचा ताऊजी खत्म हो गए, चलते रहे। सोचिए कितना भयानक हुआ। भेजा क्या था, मैसेज क्या भेजा, पहुंचा क्या, तो भयानक हो गया नहीं हो गया? भेजा आई लव यू, पहुंचा आई हेट यू। समझ रहे हो कितना भयानक हो जाएगा? कि फिर कौन व्हाट्सएप चलाएगा, कौन याद चलाएगा? तो इसका मतलब जरूरी है कि जो मैसेज भेजा जाए, और भेजना ऐसे ही पड़ता है, भेजना ऐसे ही पड़ता है।
आपके मैसेज को नंबरों में बदलना पड़ता है, नंबरों को मिलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, और मिक्स करने के बाद में उसे वापस भेज के दोबारा तोड़ देना पड़ता है। प्राइम नंबर, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है, इनके पास एक जबरदस्त क्वालिटी है, एक जबरदस्त क्वालिटी। आइए समझता हूं कि इनके पास क्या ताकत है। इनकी ताकत को पकड़िएगा, इनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। अगर आपने तय कर लिया कि आप अभाज्य संख्याओं का ही केवल इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने मैसेज को नंबर देंगे तो नंबर देती टाइम आप अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आपने तय कर दिया कि मैं सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करूंगा मैसेज को नंबर में डालने के लिए, नंबर बनाने के लिए। तो मान लीजिए आपके पास 3 मैसेज आए, आई लव यू, ठीक है। तो आपने इसको नंबर दे दिया 2, इसे दे दिया 3 और इसे दे दिया 5। गुणा किया 2 3 5, ये हो गया 6 6 पंजे 30, 30 हो गया। अब 30 को आपने वहां भेजा दूसरे के पास। 30 के टुकड़े याद रखिए, आपने पहले तय कर लिया था कि अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करूंगा, और टुकड़े करने वाले को भी मैसेज में वहां प्रोग्राम कर दिया कि भैया टुकड़े अभाज्य संख्याओं में करना, टुकड़े अभाज्य संख्याओं में करना, भाज्य संख्याओं में मत करना। तो अब 30 के वो टुकड़े करे तो 6 × 5 नहीं कर सकता, 6 × 5 नहीं कर सकता, क्योंकि 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये टुकड़ा नहीं हो सकता, कट। दूसरा 6 × 5 हो ही गया, और 15 × 2, 15 × 2 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने अभी मैसेज, आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है, ये गलत। फिर तीसरा टुकड़ा क्या बचा, 2 × 3 × 5, ये बचा नहीं बचा, ये लीजिए पूरा मैसेज एज इट इज रिट्राइव हो गया, जो मैसेज भेजा था वही पहुंचा। क्योंकि ये कमाल की पावर जो है वह अभाज्य संख्याओं में है। अभाज्य संख्याओं का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इनके गुणा करेंगे, तो उनके टुकड़े वापस वही आएंगे। जिनसे गुणा करोगे, जिनकी गुणा करोगे, टुकड़े करोगे, तो वही वापस आएंगे, वही वापस आएंगे। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, मैंने पहले कहा अभाज्य संख्याओं की गुणा करो, अभाज्य संख्याओं की गुणा करो, एक नंबर बनाओ और वापस टुकड़े करके देखो, वही आएंगे, वापस भी वही आएंगे। ताकत लेके बैठे हैं यार ये नंबर, कितनी कमाल की ताकत। आप कोई भी अभाज्य संख्या आपके मन में आए वो बोलिए, जो आपके मन में आए वो अभाज्य संख्या बोलिए। सपोज कीजिए 5 7 और 11 ले लिया, तीनों की गुणा कर दीजिए, ये हो गया 35, 35 और 11 385। अब आप एक काम करिए, अपने मन में आए वैसे टुकड़े करके देख लीजिए। इसके टुकड़े जब आप करेंगे तो यही आपको 3 टुकड़े वापस मिलेंगे, 5 7 11, 5 7 11, ओ सॉरी, यही टुकड़े वापस मिलेंगे आपको। जिस नंबरों की अभाज्य संख्याओं की खासियत है कि अगर अभाज्य संख्याओं से गुणा की जाती है तो वापस अभाज्य संख्या, वही अभाज्य संख्याएं वापस मिलती है, कुछ और नहीं मिल सकता, कुछ और नहीं मिल सकता। ये इसकी ताकत है। अब उल्टा देखिए, ये ताकत अभाज्य संख्याओं के पास तो भगवान ने दी है ना, ईश्वरीय ताकत इनके पास है कि वापस जो संख्याएं आप लेंगे उनकी गुणा करेंगे और वापस टुकड़े करेंगे तो वही संख्याएं वापस आ जाएगी अभाज्य संख्याओं। यानी आपका जो भी मैसेज है जो आप भेज रहे हैं एग्जैक्टली वही आपका पहुंचेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाज्य संख्याओं के साथ क्या दिक्कत है, अभाज्यों में तो ये सुपर पावर है, इसीलिए प्राइम नंबर हो रहा है। इसीलिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, वो सब प्राइम डिक्रिप्शन और प्राइम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्रिप्शन तो यहाँ होता है जब आप गुणा करके एक नंबर, इनको नंबर देते हैं ना, आप जो भी लिखा, बैंक की तैयारी की है, बैंक की तैयारी की, तो उसमें डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन का टॉपिक आता है, जिसमें आप आपके जो अक्षर होते हैं उनको आप गणित में चेंज कर लेते हैं, फिर उनकी गुणा कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं इंक्रिप्शन। आपके जो अक्षर है उनको नंबरों में कन्वर्ट कर लेना, फिर नंबरों को गुणा करके एक नंबर बना के भेज दिया जाता है, व्हाट्सएप एक नंबर बना के भेज देता है। फिर वो नंबर जहां पहुंचता है वो वहां जाके दोबारा उसके टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कहीं परेशानी है ही नहीं। वही टुकड़े होंगे जो मैसेज, जिन्होंने मिलके मैसेज बनाया है वही मैसेज वापस आएगा। लेकिन दिक्कत किसके साथ है, आ जाओ एक और ट्राई करते हैं। भाज्य संख्याओं के साथ क्या प्रॉब्लम है, एक ले लिया 12 और एक ले लिया 8, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, गुणा किया 12 8 हो गया 96 हो गया। भाई साहब मैसेज पहुंचा और उसने टुकड़े कर लिए 16 × 6, 12 × 8 कितना होता है 96, 16 × 6 क्या होता है 96। मैसेज भेजा कुछ और पहुंचा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए दिक्कत है। आप कहेंगे सर 12 × 8 भी तो कर सकता है, तो 12 × 8 कैसे पता चलेगा कि वापस 12 × 8 ही करना है, पता कैसे चलेगा? फोन करके बताऊंगा कि भैया देख वो मैसेज पढ़ना एक बार, उसका इंक्रिप्शन मैंने, तुम 16 × 6 मत कर देना,
तुम 16 इंटू 6 मत कर देना, तुम 12 इंटू 8 ही करना। तो फिर तो फोन करके बता दिया, मैसेज व्हाट्सएप से मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? फिर व्हाट्सएप से मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? फोन करना पड़े, हर व्हाट्सएप के मैसेज के लिए फोन करना पड़े कि भैया उसको ऐसे समझना, उसको मैंने जो 96 में आया ना, 96 को तुम 16 इंटू 6 मत करना, तुम 12 इंटू 8 करना। हद होगी यार, फिर व्हाट्सएप की क्या जरूरत है? समझ रहे बातों को? तो ये है गड़बड़, मैसेज कुछ जाएगा वहां बदल कुछ और जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं में कुछ भी नहीं होता, आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, वही मैसेज आपके दोस्त के पास पहुंचेगा। यह है अभाज्य संख्याओं की ताकत है, और इसी को कहते हैं मूलभूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, जो बहुत पहले आ चुकी थी। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ, जो यही कहती है कि कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो, कोई भी आप एक से बड़े नंबर को लीजिए, उसे आप अभाज्य संख्याओं की सहायता से गुणन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी कोई भी नंबर, एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ दीजिएगा, एक से बड़ा कोई भी नंबर ए लीजिए, कोई भी पूर्णांक लीजिए जो एक से बड़ा हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करते, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है, कोई भी संख्या आपको लेनी है, एक से बड़ी होनी चाहिए। हर एक से बड़ी संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 तो खुद 2 ही हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 जो है वो तो खुद 3 ही हो गया, खुद ही अभाज्य संख्या हो गया। 4 जो है उसको 2 इंटू 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 तो खुद ही 5 हो गया। 6 जो है उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो हर नंबर आप उठाइए, उसे आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 24 ले लीजिए, 24 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये ले, सब अभाज्य संख्याएं है या नहीं है ना? कोई और नंबर ले लीजिए, कोई और नंबर आपकी मर्जी से जो आपको पसंद हो, मान लिया 30 ये रहा, 2 इंटू 3 इंटू, ये है खास बात। हर नंबर जो एक से बड़ा है, एक से बड़ा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याएं, सिर्फ अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। और क्यों लिखना चाहते हैं ये मैंने बता दिया, इकलौतापन। इससे जब आप लिखेंगे तो एक तरीके से आप लिख पाएंगे, कई टुकड़े नहीं होंगे, अलग अलग टुकड़े नहीं होंगे, एक ही टुकड़ा होगा। ये अच्छी बात है इसकी, इसलिए इनके भाव बढ़े हुए हैं। और आपको याद है छोटी क्लास में भी आपको यही सिखाया गया था, अभाज्य गुणनखंड। देखिए भाज्य गुणनखंड में तो फिर कोई से गुणनखंड कर लीजिए, सब चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ वही चलेगा जो एक होता है। आइए समझाता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस दीजिए, मैं समझाता हूं। जैसे 24 का एग्जांपल लीजिए। 24 के कई गुणनखंड है। एक है 6 इंटू 8, 6 इंटू 4, एक है 8 इंटू 3, एक है 2 इंटू 12, एक है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गया, एक हो गया 1 इंटू 24। अब आप गौर करिए कि इन सब में 4 गुणनखंड बने हैं। इन 4 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड जो है ये भाज्य है, क्योंकि 6 भाज्य है, यहां 8 भाज्य है, 12 भाज्य है, 24 भाज्य है। लेकिन एक गुणनखंड ऐसा है, सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा है जिसमें सबके सब अभाज्य है, है। इस गुणनखंड को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि सारी की सारी संख्याएं अभाज्य है, तो ये सब के सब अभाज्य गुणनखंड से मिलके हमने संख्या को बनाया है। ये कहलाते हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड। पूरा वर्ड बोलिएगा। जैसे ये हो गया 24 के कौन कौन गुणनखंड है, पहले उनकी लिस्ट कर दूं एक बार। 24 के जो गुणनखंड है वो है 1, 24 का गुणनखंड है 2, गुणनखंड का मतलब जिनमें 24 का भाग जाता है, जो 24 को काटते हैं। ये हो गया 6, 12 और 24, हो गया 1, 2, 3, 6, 12, 24। अब इन ध्यान रखिए, इन सारी संख्याओं में ये गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंडों में से 2 गुणनखंड अभाज्य, 2 और 3 ये अभाज्य। ठीक है, तो जब आप अपनी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से लिखते हैं, गुणन के रूप में लिखते हैं, तो ये कहलाते हैं संख्या के, मैं पूरा बोल दूं कहीं अर्ध जो ज्ञान है ना वो खतरनाक होता है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड। और ये जो है ये कहलाते हैं संख्या के भाज्य गुणनखंड। संख्या के जिसमें भाज्य संख्या शामिल हो वो भाज्य गुणनखंड, और जिसमें सबकी सब संख्या, एक भी संख्या अगर भाज्य है,
एक भी संख्या अगर भाज्य है तो भाज्य गुणनखंड कहलाता है। एक भी संख्या, जितनी संख्या उसको बना रही है, जितनी संख्या से गुणा करके वो बन रहा है, उन संख्या में से, उन गुणनखंडों में से एक भी गुणनखंड अगर भाज्य है तो टोटल का नाम ही भाज्य कहलाता है। ऐसे ही अगर सबके सब अभाज्य है तो हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड इकलौता होता है, एक ही तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए प्यारे लगते हैं। इकलौता तो सबको प्यारा लगता है ना। किसी के परिवार में, किसी माँ बाप के अगर एक ही बेटा है, इकलौता है, इकलौती संतान है, कितना प्यार करता होगा वो अपने बच्चे से। इकलौता है, इकलौते का तो प्यार ही बदल जाता है, क्योंकि पता है खोने के लिए सिर्फ एक है ना। निहाल करने वाला भी एक ही है, जीवन को पार कर लगाने वाला भी एक ही है। तो सब कुछ एक है, तो सब कुछ उसी पे ही डाल देते हैं, भैया तू ही संभाल, तू ही नैया पार कर। समझे इकलौता होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, वही है इकलौतापन। और इकलौतापन तो सबको पसंद है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइडिया समझ में आ गया अंग्रेजी, ये है हमारी खास बात। अब एक चीज हमने यहां देख ली, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो देखनी बाकी है कि भाई गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जैसे अभी हमने चॉइस के बारे में बताया था, ध्यान दीजिए, चॉइस के बारे में हमने बताया था कि जो चॉइस है, चॉइस को कई तरीके से तोड़ा जा सकता है, गुणनखंड किए जा सकते हैं। चॉइस के कितने प्रकार से गुणनखंड किए जा सकते हैं? एक है 1 × 12, एक प्रकार। दूसरा है 1 × चॉइस। मैं क्रम को महत्व नहीं दे रहा हूं, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं। 1 × चॉइस, गुणा में तो 1 × चॉइस, चॉइस × 1 ही होता है। तो 2 × 12 गुणनखंड करने का दूसरा तरीका ये हो गया। और 3 × 8 ये तीसरा तरीका हो गया। 6 × 4 ये चौथा तरीका हो गया, ठीक है। और एक हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 3, ये आपका चौथा तरीका हो गया। तो आपके पास 4 तरीके हो गए, है ना। कितने? 5 तरीके हो गए। तो चॉइस के गुणनखंड करने के 5 तरीके हैं। चॉइस के गुणनखंड के तरीके कितने तरीके हैं, मतलब चॉइस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो जवाब है साहब 1 2 3 4 5, 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। 5 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो बेटा इसको जो है पार्टीशन कहते हैं। इंग्लिश में इस वर्ड का बहुत प्यारा नाम है, वो है पार्टीशन। एक नंबर को तोड़ने के तरीके। और जो हमारे रामानुजन है, श्रीनिवासन रामानुजन है, उन्होंने इसी के ऊपर काम किया था, पार्टीशन के ऊपर। अगर आपने मूवी देखी हो ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उसमें जब वो कैम्ब्रिज में जाते हैं तो जीएच हार्डी के साथ जब वो मिलते हैं तो जीएच हार्डी उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताते हैं कि भाई एक नंबर को कितने तरीकों से तोड़ा जा सकता है, इसकी संख्या कैसे निकाले। बना के तो निकाल सकते हैं, बना के तो निकाल सकते हैं। और याद रखिए बनाने वाला तरीका केवल छोटे नंबरों तक सीमित है। अगर छोटे नंबर है तो आप बना के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो नंबर 8 अंकों का, 16 अंकों का, 32, 50 या 1000 अंकों का कोई नंबर हो तो क्या आप तोड़ तोड़ के देखेंगे? तो जवाब है ना भाई, संभव नहीं है। तो कैसे किसी नंबर के पार्टीशन निकाले जा सकते हैं, कितने पार्टीशन होंगे, कितने तरीके से उसको तोड़ा जा सकता है। देखिए तरीके हैं ये बेटा, चॉइस को तोड़ने के तरीके हैं। एक तरीका ये है, चॉइस को ऐसे तोड़ा जा सकता है, एक ऐसे टुकड़े किए जा सकते हैं, एक इस तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं, एक इस तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं, एक इस तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं। कुल 5 तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब 5 पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब टुकड़ा, है ना, टुकड़े किए जा सकते हैं। तो किसी के लिए व्यापक तौर पे कैसे निकाला जाए, कितने तरीके हैं, ये कैसे निकाला जाए, तो रामानुजन ने फॉर्मूला दिया जिसे पार्टीशन फॉर्मूला कहते हैं। पार्टीशन फॉर्मूला वो एडवांस फॉर्मूला है, अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है और ना हम लगा सकते। एक रिग्रेसिव रिलेशन है, रिग्रेसिव का मतलब पुनरावर्ती संबंध है। एक पहले आपको एक मान निकालना पड़ता है, फिर वापस रखो, फिर वापस रखो, फिर वापस रखो, इस तरीके से फॉर्मूले को घुमाना पड़ता है, तब जाके सही आंसर उसमें मिलता है। तो पार्टीशन फॉर्मूला है वो। और इसका क्या रोल है? इसका रोल बहुत कमाल का है, बहुत जबरदस्त रोल है। कहाँ काम आता है ये टुकड़े? हम कई बार है ना बच्चे पूछते रहते हैं सर कहाँ काम आता है, कहाँ काम। चलिए काम बता देते हैं ये कहाँ काम आता है। आप एटीएम में जाएंगे, एटीएम में जाने के बाद आप इंटर कर देते हैं भैया मुझे 2000 रुपये चाहिए। एटीएम में आपने तो इंटर कर दिया कि 2000 रुपये चाहिए। अब एटीएम मशीन जो है उसमें 100 के गुणज, 200 के गुणज, 500 के गुणज और 2000 के गुणज पड़े हैं, नोट पड़े हैं उसके अंदर। अब वो भी मशीन भी ये देखेगी, क्योंकि मशीन के पास पूरा कैलकुलेशन है कितने 2000 के हैं, कितने हैं। तो पहले हम बताते हैं कि भैया वो पहले जो है जब आप एटीएम में जैसे आप 2000 रुपये इंटर करते हैं वो 2000 के सारे संभावित टुकड़े बनाता है। किनको शामिल करते हुए? 1 रुपया 2 रुपये है ही नहीं, 1 रुपया 2 रुपये है ही नहीं। वो आप जो भी रुपए डालते हैं, जैसे आपने 2000 रुपये डाले, आपने 2000 रुपये डाले तो 2000 के टुकड़े करेगा, 2000 के टुकड़े करेगा, संभावित टुकड़े करेगा। संभावित टुकड़े कौन से? क्योंकि हमारे पास 100 के नोट होते हैं, 50 के नोट होते हैं और 100 का, 200 का और
500 का और 2000 का, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि 2000 का एक टुकड़ा, 2000 का एक ही नोट, या फिर 500 के 4, 2000 का एक, 500 के 4, या फिर 200 के 10। इस तरीके से वो सारी संभावनाएं बनाता है, सारे जो सारे टुकड़े हैं, सारे पार्टीशन जो है वो बनाता है, सारे पार्टीशन वो बनाता है। और फिर हमने उसमें क्या प्रोग्राम सेट किया होता है कि भैया कौन सा पार्टीशन लेना है, कौन सा पार्टीशन लेना है। ज्यादातर हम जिस पार्टीशन को फेवर करवाते हैं वो क्या भैया, इस पार्टीशन में पहले, हाँ ज्यादातर जो है वो बड़े वाले लेते हैं पार्टीशन। ज्यादातर जो है प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कौन क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है, कंप्यूटर बेचारे के पास कहाँ दिमाग, वो तो जो आप देंगे वो उसके हिसाब से करेगा। तो हमने कहा कि भैया इस पार्टीशन में जो सबसे बड़ा पार्टीशन हो वो सबसे पहले उठा लेना, सबसे बड़ा पार्टीशन पहले उठाना, ये वाला, ये पार्टीशन जो है ये पहले उठाना। 2000 का एक नोट देके पीछा छुटा लेना। लेकिन अगर मशीन के पास 2000 का नोट नहीं है तो मशीन फिर दूसरे पार्टीशन पे आएगी, और वहां पे मान लीजिए 500 का नोट कम पड़ गया, 500 का नोट कम पड़ गया तो तीसरे पार्टीशन पे आएगी, फिर चौथे पार्टीशन पे आएगी, इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर अगला पार्टीशन तो 200 का है, ना अगला 200 का नहीं होगा, अगला 500 का ही होगा, अगला 500 का ही होगा। 500 के नंबर हम कम कर देंगे, 500 इंटू 3, 200 इंटू 2, इस तरीके से इस क्रम में जो है वो पार्टीशन किए जाते हैं। पार्टीशन जो है बड़े नंबर के आधार पे किए जाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ होते हैं। मशीन आप पढ़िएगा कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो उसमें इस तरीके से पार्टीशन होते हैं। तो ये पार्टीशन फेल हो गया क्योंकि 2000 का नोट नहीं था, 500 के 4 नहीं थे, इसलिए मशीन ने ये भी स्किप कर दिया, फिर इस पे आ गई। 500 के 3 दिए, 200 के 2 दिए, 100 के 1 दिए, चलो 2000 पे पहुंच गए। देखा ये है एटीएम के अंदर होता है। और ये सब किस वजह से हो पाया, हमारे श्रीनिवासन रामानुजन की वजह से हो पाया, क्योंकि उन्होंने ही पार्टीशन थ्योरम दी कि टुकड़े कैसे कैसे किए जा सकते हैं, शर्तों के साथ कैसे किए जा सकते हैं, टोटल कैसे किए जा सकते हैं, शर्तों के साथ कैसे किए जा सकते हैं। ये सब चीजें जो पार्टीशन थ्योरी जो है उन पे उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, और आज उन्हीं का फायदा हम एटीएम मशीन में उठा पा रहे हैं। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुई कि कैसे कैसे काम करती है, आनंद आ रहा है ना चीजों में। चलिए एक बार ये जो सारी चीजें आई मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई नामों से आप कंफ्यूज हो गए हो, कई नामों से आप कंफ्यूज हो गए हो। आ जाइए वापस से, रिपीट, सारी चीजों को मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। हमने कुछ शब्द पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है गुणज, गुणज, दूसरा पढ़ा है भाजक, तीसरा पढ़ा है गुणनखंड, गुणनखंड में भी 2 भाज्य और अभाज्य, और फिर पढ़ा है तरीके, गुणनखंड के तरीके। ठीक है, तो जैसे एक छोटा एग्जांपल ले, 35 का एग्जांपल ले, तो गुणज कौन कौन होंगे, पहले गुणज का आंसर दे। गुणज जिन जो नंबर, जिन नंबरों के पहाड़े में 35 आता है वो गुणज है। 35 आता है 1 के पहाड़े में, 35 आएगा 5 के पहाड़े में, 35 आएगा 7 के पहाड़े में, 35 आएगा 35 के पहाड़े में, तो ये सब हो गए गुणज। फिर भाजक, भाजक भी बिल्कुल यही है। भाजक जो 35 को काटते हैं, तो 35 को 1 भी काटता है, 5 भी काटता है, 7 भी काटता है, 35 भी काटता है, तो ये सब भाजक है जो विभाजित करते हैं। गुणनखंड वो सारी संख्याएं जो 35 को काटती है, तो वो भी यही है। तो फिर खेल क्या है, खेल कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का खेल है, सिर्फ नाम का खेल है, सिर्फ नाम का खेल है, चीजें एक ही है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज हमने किया, गुणनखंड जब नाम दिया तो हमने भाज्य और अभाज्य गुणनखंड बनाए। जो अभाज्य संख्याएं हैं गुणनखंड में उनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, उनको अभाज्य कहा जाता है, ये दोनों अभाज्य हुई। और जो भाज्य संख्या है ये भाज्य गुणनखंड कहलाता है, ये भाज्य गुणनखंड कहलाता है। और ये न भाज्य न अभाज्य, न भाज्य न अभाज्य। ठीक है, तरीके, इसको तोड़ने के जो तरीके थे उनकी बात थी कि भैया कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, तो 35 आने का एक ही तरीका है 5 × 7, ये कहलाते हैं तरीके। और अगर दोनों ही संख्या जो टुकड़े किए गए, अगर उन टुकड़ों में सारी संख्याएं अभाज्य है तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्या के, पूरा वर्ड बोलिएगा वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे भी शब्द था अभाज्य गुणनखंड, 5 अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, 7 अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। लेकिन संख्या के अभाज्य गुणनखंड का मतलब है वो सारे अभाज्य संख्या जिनको गुणा करने पर नंबर आता हो, अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो ये सारे शब्द है, इन सारे शब्दों का खेल अब तक हमने समझा है, और ये सीखा कि अभाज्य संख्याओं के रूप में जब भी आप संख्या को लिखेंगे इकलौते तरीके से लिखी जाएगी। अब
इसी पे एक चीज और काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब जबरदस्त चीज करने वाले हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गुणनखंडों की संख्या बताना। गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग बताना। बहुत कमाल का टॉपिक है, पेपर में एसएससी में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो इनसे आता है। गुणनखंडों की संख्या, संख्या एवं योग, एवं योग, ध्यान दीजिएगा और मजा लीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद इसके फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूले आते हैं। 48 ले लीजिए, ये रहा भैया 48। 48 मेरा फेवरेट हो गया, बार बार यही आ रहा है। 48 को कौन कौन काटता है, उन सबके नाम बताइए। 48 के गुणनखंड बताइए, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो अभाज्य भाज्य ना भी हो। जैसे 1 ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, सारे बताइए, समस्त गुणनखंड बताइए। तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 12 का भाग 8 का जाता है, 8 भी है इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड 12 भी है, फिर इसका गुणनखंड 16 48 16 भी है, और 16 के बाद में फिर सीधा 24 भी है, और 24 के बाद में मेरे ख्याल से लास्ट जो होगा वो खुद 48 होगा। क्या कोई और है, क्या कोई और है? छोड़ तो नहीं गया, क्योंकि 48 बड़ा जबरदस्त नंबर है। 48 बहुत बड़ा जबरदस्त नंबर है, इसलिए खूब नंबरों से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 के बीच में कोई रह गया नहीं, 12 12 16, 16 के बाद में नहीं, 24 48, बस इतने। काउंटिंग करिए कितने हैं, ये कितने हैं भाई, कितने आदमी थे कालिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 गुणनखंड है। 10 गुणनखंड है। कितने आदमी थे सरदार? 10 आदमी थे। इन 10 में से कितने अभाज्य थे, कितने भाज्य थे साहब? 1 2 सरकार, 2 अभाज्य थे, 2 अभाज्य थे। भाज्य कितने थे? 2 सरदार अभाज्य थे, और 10 में से 7 अभाज्य थे, और 1 सरकार वो था जो न अभाज्य न भाज्य, न अभाज्य न भाज्य, वो है 1। टोटल हो गए सरदार 10, टोटल 10। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हर नंबर के साथ आप इतना बुरा व्यवहार करेंगे, इतना घटिया तरीके से निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या? क्या ये पॉसिबल है? किसी बड़े नंबर के साथ, किसी बड़े नंबर के साथ ये तरीका पॉसिबल है? सपोज कीजिए 1024, मतलब 1024 है, 1024 में आप भाग देते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, सुबह से शाम हो जाएगी। और अगर वो नंबर थोड़ा और बड़ा कर लूं तो 2 दिन भी हो सकते हैं। तो ये घटिया तरीका है। बढ़िया तरीका क्या है, आइए बात बताता हूँ। एक काम करिए, तरीका, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बहुत प्यारा है। वो कहता है कि भाई आपने अंक गणित की मूलभूत प्रमेय पढ़ी ली। मूलभूत प्रमेय कहती है कि कोई भी नंबर x जब आप लेंगे, कोई भी नंबर आप x लेंगे, वो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। पहली अभाज्य संख्या मान लीजिए p1 है, p1 कुछ भी 2 है, 3 है, 5 है, जो भी है, उसकी कोई ना कोई पावर आई, सपोज कीजिए m पावर दे देता हूं मैं, m पावर, या m1 नाम दे देते ना, ज्यादा अच्छा नाम रहेगा, या अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 मुझे सुंदर लगता है, नामों में भी सुंदरता देख रहे हैं, देखो p की पावर अल्फा 1, p1, जो भी अभाज्य संख्या है और उस पर जो भी पावर आए, कोई पावर नहीं है, एक पावर तो आएगी, ठीक, इनटू दूसरी अभाज्य संख्या जो उसमें आई, वो मान लीजिए वो p2 है और उसकी पावर अल्फा 2 है, तीसरी मान लीजिए आई p3 और उसकी पावर अल्फा 3 है। इस तरीके से जितनी अभाज्य संख्या आई, जितनी अभाज्य संख्या आई, जितनी लास्ट जितनी आई, इन्हें काउंट करिए, जितनी अभाज्य संख्याएं आपके नंबर को तोड़ने में आई, उतने अभाज्य गुणनखंड होंगे। टोटल n आई ना, कितनी अभाज्य संख्याएं आई? n, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हो जाएगी n। जितनी अभाज्य संख्याएं इसमें आएगी उतनी ही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये तो सीधी सीधी है n। जितनी अभाज्य संख्याएं उस नंबर को बनाने के लिए काम आई है, ये पावर मत गिनना, ये गिनना कितनी, p1 p2, इनको ऐसे ऐसे गिनना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाए। 48 ले लो, ये 48 होता है हमारा 2 की पावर 8 छंग 48 ना, 2 की पावर 3 16, 2 की पावर 4 होगा, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं काम आई है? वही अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 काम आया, 1 3 आया, तो 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 2। 48 की 2 ही संख्याएं, 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं,
जो 48 को काटती है वो है 2 और 3। 2 गुणनखंड तो 2 और 3 है, गिनती में कितने हुए 2। तो संख्या पूछे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो संख्या है भैया 2, संख्या है 2। और ये पूछे अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो 2 और 3। ठीक है, टोटल कितने हैं वो निकालिए। वो निकलेंगे भैया जो अल्फा की पावर है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर आपकी जो P1 पे जो पावर है अल्फा 1 उसके साथ 1 जोड़ दीजिए, इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 इंटू डैश डैश अल्फा n प्लस 1, अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 डैश 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 अल्फा n प्लस 1। इस तरीके से इन सब की गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो गुणनखंडों की संख्या होगी। आइए इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अल्फा का मान कितना है, 4। तो अल्फा 1 4 हो गया, तो 4 प्लस 1। अल्फा 2 का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 1। अल्फा 3 है साहब, नहीं है, कोई और होता तो वो भी लिखते, लेकिन नहीं है, नहीं है तो बात खत्म हो गया। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। तो गुणनखंड टोटल कितने होंगे 10, गिन लीजिए 10 थे या नहीं थे, 10 थे, तो ये हो गया 10। अब इस 10 में से 2 अभाज्य है, 10 में से 2 अभाज्य, तो टोटल कितने बचे 8। 8 में से एक होता है, एक होता है जो अभाज्य होता है ना, अभाज्य होता है, एक उसको निकाल दीजिए, तो भाज्य कितने हुए 7। इस तरीके से आप भाज्य और अभाज्य, और एक भूल मत जाइए, वो एक वाला बंदा जो ना भाज्य है ना अभाज्य लेकिन बीच में फंसा हुआ है, बिना मतलब में फंस रहा है, पता नहीं क्या काम है, वो याद रखिएगा। क्लियर हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात और, कि कोई कहे कि भैया मुझे तो गुणनखंडों का योग चाहिए, गुणनखंडों का योग चाहिए, गुणनखंडों का योग चाहिए, मतलब इनका जोड़ निकाल के बताओ कितना आएगा। किसी संख्या के जितने भी गुणनखंड है 1 प्लस 2, इन सबको जोड़ करके बताओ, इन सबको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 48, इनको जोड़ करके बताइए कितना आएगा। सब गुणनखंडों का जोड़ करके बताइए कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई आप सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको वहां से लेना है p की पावर, तो इनका योग हुआ जो आपका यहाँ है ना, देखिए जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है p की पावर अल्फा 1 प्लस 1 करिएगा पावर में -1 बटा p1 -1 इंटू दूसरे वाला गुणनखंड जो आया है उसमें p2 अल्फा 2 प्लस 1 -1 बटा p2 -1 और डैश डैश डैश। इस तरीके से जितने हैं उतने रिपीट करने हैं आपको, जितने हैं जो गुणनखंड आए हैं। क्योंकि देखिए ये P1 P2 का मतलब सिर्फ ये है कि जो गुणनखंड आप बनाएंगे, जैसे यहाँ P1 जो है वो 2 हो गया, P2 3 हो गया, अगर और टुकड़े होते तो वो P3 हो जाते, P4 हो जाते, डैश डैश। और हर टुकड़े को आपको लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि कितना हुआ। तो ये हमारा 48 था ना, और 48 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो जो फॉर्मूला बताया था उसमें ये है p की पावर अल्फा 1 प्लस 1, p की पावर, p कौन हुआ, p1 कौन हुआ 2, अल्फा 1 कितना हुआ 4, p2 कितना हुआ 3, अल्फा 2 कितना हुआ, फॉर्मूला क्या कहता है p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बटा p1 माइनस 1 इंटू p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा p2 माइनस 1। मान रखिए p1 का मान 2 की पावर अल्फा 1 4 4 और 1 5 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू p2 जो कि है 3 की पावर 2 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। सॉल्व करिए 32 माइनस 1 31, 2 की पावर 5 32 होता है, 31 हो गया बट्टा 1 इंटू ये हो गया 9 माइनस 1 8 बट्टा 2 जो कि हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 124। यानी 48 के जितने गुणनखंड है सबको जोड़ोगे तो जोड़ 124 आएगा। और हमने किया हुआ है, चलिए पीछे मुड़ के देखते हैं कि सही है या गलत है। कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा फॉर्मूला, कहीं ये फॉर्मूला बेवकूफ तो नहीं बना रहा। यहां से जोड़ें तो 48 और 24 होते हैं 72 और 16 88 और 12 100 108 114 118
121, 123 और एक 124। बिल्कुल फिट बैठ रहा भाई, एकदम फिट है बॉस, एकदम फिट है। 124 बिल्कुल बैठ रहा है, फॉर्मूले से भी यही बैठ रहा है, इससे बैठ रहा है, तो ये करके जोड़ने से 124 बैठ रहा है, फॉर्मूले से बैठ रहा है तो फॉर्मूले पे जाएंगे ना, क्योंकि बार बार ये जोड़ना संभव नहीं होगा, फॉर्मूला निकालना हर बार संभव होगा। समझ गए बात, खेल समझ में आ गया, आया आनंद, जबरदस्त है। तो ये दो चीजें हैं, अच्छे से समझ में आ गई होगी, सवाल करेंगे तो और अच्छी बातें समझ में आ जाएगी। आओ आओ मित्रों आगे बढ़े, यहां तक हमारा एक काम हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लें का, एक और ले लें क्या, वन मोर एग्जाम्पल प्लीज, ताकि बात में दम आ जाए। थोड़ा दम की कमी है, थोड़ा दम और ला दो भाई। 24 की बात कर लेते हैं, 24 तो 36 की बात कर लें क्या, 36 के बारे में बताइए साहब। तो 36 जो है वो हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौक 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। पहले बात कर लेते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या फॉर्मूला था, अल्फा 1 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू अल्फा 2 प्लस 1, वही था ना। हाँ वही था बिल्कुल वही था। तो ये है आपका P1 अल्फा 1, ये अल्फा 1, ये आपका P2, और फॉर्मूला गुणनखंडों की संख्या वाला कहता है अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, ये हो गया 3 इंटू 3 9। इसके 36 के टोटल 9 गुणनखंड होंगे। 9 में से भाज्य अभाज्य कितने होंगे, 2 और 3, 2 ही होंगे, 2 अभाज्य होंगे और एक जो है वो नभाज्य वाला, वो वाला एक, यानी है ना 3 ये निकल गए 6 इसके भाज्य गुणनखंड 6 होंगे। ठीक है, ये गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, और P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर 3 माइनस 1, P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 यानी 3 की पावर 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 8, 27 यानी 26 बटा 2, 4 और 26 6 चौक 24, 2 8 24, 2 8 और 10 104। गुणनखंडों का योग होगा 104। ये लीजिए, ये कंप्लीट। तो ये हो गई हमारी बेसिक कहानी पूरी। आ जाइए, कहानी के बाद में आप पहुंच गए हैं महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, तम समावर्त्य। एक एक करके बात कर लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ भी बुला लेंगे। एक क्लास जब हमारी पढ़ाई होती है उसमें से एक क्लास तो इन महत्तम और लघुत्तम पे ही डेडिकेट होती है, उसमें पूरे साल भर महत्तम समावर्त्य लघुत्तम समावर्त्य यही सिखाते रहते हैं। इसको HCF भी कहते हैं, कई इसको GCD भी कहते हैं, भैया अंग्रेज है कुछ भी कह सकते हैं, GCD भी कहते हैं। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। और जो अंग्रेज है उन्होंने दो नाम रखे हुए हैं, तो एक नाम GCD भी है, GCD है ग्रेटेस्ट। अब हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट में क्या फर्क है, कोई नहीं, एक ही बात है। कॉमन तो कॉमन ही है, इंग्लिश में दोनों ही वर्ड में कॉमन है। फैक्टर का मतलब होता है गुणज, और गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। और मैंने आपको बताया था कि गुणज हो चाहे भाजक हो चाहे गुणनखंड हो, ये तीनों वर्ड एक ही है, तो इसलिए नाम एक ही है, सिर्फ बोलने का फर्क है। और हिंदी वाले इसको छोटा करके बोलते हैं मैस है, इसका मैस है निकालो। मैस है क्या होता है, दो नंबर ए तथा बी को दो नंबर लीजिए, ए और बी लिया, उनका मैस है, बाहर आप लिख सकते हैं मैस है। मैस है का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ी संख्या, पूर्णांक, पूरा अंक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी दोनों को काटता हो, दोनों का भाजक हो, भाजक का मतलब भाग जाता हो, गुणज हो, गुणनखंड हो, बड़े से बड़ा भाजक, गुणज, गुणनखंड, ए और बी का कॉमन होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए बी में भी, ए का भी गुणनखंड हो और बी का भी गुणनखंड हो, वही महत्तम समावर्त्य कहलाता है। समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए भैया 15, एक तो नंबर ले लीजिए 15, एक नंबर ले लीजिए 24, ले लिया 15 और 24। अब इनका मैस निकालते हैं। तो पहले 15 के जो भी गुणनखंड है उनकी लिस्ट बनाइए, आ जाओ भैया लिस्ट बनाते हैं। 15 का एक गुणनखंड है 1, दूसरा गुणनखंड है 3, अगला गुणनखंड है 5,
एकदम धीरे धीरे, बेसिक से। मैं चाहूं तो 1 मिनटों में सिखा के निकल सकता हूं, लेकिन ना जल्दबाजी नहीं करना, एकदम तसल्ली से। ये आगे इसके 4 गुणनखंड, 1 3 15। चॉइस की बारी, आ जाओ भाई चॉइस भैया, तुम भी अपने गुणनखंड बताओ। 1 2, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है। अरे भाई क्या कर रहा है यार, 12 का भाग जाता है, 24 का भाग जाता है। अब एक काम करिए, दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड है वो निकालिए, जो कॉमन गुणनखंड है पहले उनको निकालिए। तो भैया कॉमन गुणनखंड इनमें एक तो 1 है, दोनों में 1 कॉमन है। दूसरा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है वो है 3। क्या कोई और कॉमन है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वर्ड कॉमन की लाज रख रहे हैं, कॉमन वर्ड जो है उसकी लाज रख रहे हैं। कॉमन गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो वो ले लीजिए, ले लिए। फिर भैया ने कहा है कि जो बड़ा हो फिर वो लीजिए जो बड़ा हो। तो भैया 1 आया 3, 1 आया 1 और 1 आया 3, बड़ा कौन है? 3। फिर जो हाईएस्ट वर्ड कहा गया है उसकी लाज रखेंगे, कहा है तो मानेंगे ना, हम तो आज्ञाकारी हैं, बचपन से लिखते हैं आपका आज्ञाकारी है ना। कौन बच्चा ऐसा है जो भारत में पढ़ा हो और आपका आज्ञाकारी ना हो? तो सब आज्ञाकारी, तो आज्ञा मानेंगे। तो ये रहा 3, तो हो गया मैथ से हो गया 3। तो ये है परिभाषा के अनुसार काम। भैया दोनों ही नंबर के जो भाजक है, गुणनखंड है, गुणज है, जो चाहे बोलिए, उनके जो सारे टुकड़े हैं वो सारे लिख लीजिए। उन सारे टुकड़ों में से जो कॉमन टुकड़े हैं उनका पता करिए, और उन कॉमन टुकड़ों में जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, सबसे बड़ा टुकड़ा है वही मैथ है, वही महत्तम समावर्ती है, वही जीसीडी है, वही एचसीएफ है। क्लियर हो गया आपको? हो गया। अब इसकी खासियत एक और है, एक खासियत और बताता हूं। देखिए चीजों को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि वह बड़े से बड़ा अंक, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो 15 और 24 को काटता हो। अब देखिए 15 है, 15 को काटता है लेकिन 24 को नहीं काटता। 4 जो है, 24 जो है वो 24 को काटता है लेकिन 15 को नहीं काटता। तो हमें एक ऐसा, इन दोनों साइड से ऐसा कॉमन निकालना है जो दोनों को काटता हो। कॉमन का मतलब दोनों को काटता हो और सबसे बड़ा हो, दोनों को काटता हो और सबसे बड़ा हो। तो भैया सबसे बड़ा और दोनों को काटने वाला एक ही है, वो है 3। दोनों को काटे मतलब दोनों का ही भाजक हो, दोनों का ही गुणनखंड हो, दोनों का ही गुणज हो, दोनों को ही विभाजित करता हो और सबसे बड़ा हो, तो वो है 3। तो मैथ से हो गया 3। तो समझ आए? अब अगर आपको इतनी रामायण नहीं करनी है तो आप एक आराम से बड़े खुशी खुशी बैठ के चिल करते हुए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चिल मारते हुए भी एकदम खुशी से भी कर सकते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। भैया हमें 12 का और 15 का जीसीडी बताइए। तो आप देखिए ऐसा कोई नंबर जो 12 को भी काटे और 15 को भी काटे और बड़े से बड़ा हो, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे मिल जाए चल जाएंगे, छोटे कोई बात नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो है भाई 2 से 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, ठीक है। क्या 3 से कोई बड़ा मिलेगा? कोई बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है, 1 2 3 कोई बड़ा है? क्या कोई बड़ा मिला? जवाब है नहीं मिला, सब 3 ही सबसे बड़ा है। तो मैं ऐसा हो गया 3। क्या जीसीडी 2 ही नंबरों का होता है? जवाब ना ना साहब, 2 का नहीं होता, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, जीसीडी कितनों का भी हो सकता है। शर्त वही की वही है, अगर 3 नंबर हो जाए तो तीनों नंबरों को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना होता है। जैसे 6, 12 और 24। अब 3 नंबर है तो कोई बात नहीं, ऐसा नंबर ढूंढिए जो बड़े से बड़ा हो और तीनों को काटता हो, तीनों को काटता हो। तो जवाब है 6, जवाब है 6। 6 तीनों को काटता है और 6 से बड़ा कोई और है नहीं यहाँ पे, तो जीसीडी हो गया 6। बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को काटता हो, कट करता हो, कट मारता हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें छोटी क्लास में जो जीसीडी निकालने का तरीका बताया गया था वो देखिए ये था। जीसीडी निकालने का 2 तरीका हमें छोटी क्लास में बताया गया था, वो था ये मैसे की विधि, मैसे की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और बड़ी कारगर थी। और वैसे तो इतने बड़े हो गए हैं कि सीधे भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो विधि आज भी कारगर है, आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक 48 है और एक 36 है, 36 है और एक 48 है, तो आपको दोनों ही नंबरों को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं की सहायता से किए गए गुणनखंड। ये रहा 36, 36 में पहले 2 का भाग दीजिए, सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना, और का किसका नहीं देना, ठीक है। 18 है, जब तक 2 का भाग लगता रहे 2 का भाग देते रहिए,
जिस दिन 2 का बंद हो जाए 3 का दे दीजिएगा, और जब 3 का बंद हो जाए तो 4 का दे दीजिए। अरे सर ये क्या कह दिया आपने, 4 का भाग दे दीजिए। 4 तो अभाज्य थोड़ी है, चिंता मत करो, गलत नहीं कहा मैंने, 4 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 जो है वो इतनी बार भाग दे चुका होगा कि 4 का नंबर आने नहीं देगा, क्योंकि 4 एक्चुअली है क्या, 2 गुना 2 तो है, और 2 के भाग लग चुके होंगे तो 4 बचेगा कैसे। जैसे मैं इसको कहूंगी आगे जाके 6 पे काट लेना, तो 2 और 3 काम निपटा चुके होंगे पहले ही। 2 और 3 जो है जितना 2 से कट सकता होगा, 3 से कट सकता होगा, वो पहले कट गया होगा, 6 की बारी नहीं आएगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की यही खासियत होती है, ठीक है ना। तो आपके 36 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर आ जाइए 48 की बारी। 48 के गुणनखंड करिए, 2 से ही आ गया 24, फिर 2 से ही आ गया 12, 12 से फिर ही आ गया 6, 6 से फिर ही आ गया 3, तो 2 2। अब क्या करते हैं, दोनों साइड से जो गुणनखंड कॉमन है उनके गोले खींचते, तू भैया कॉमन, तू भैया कॉमन, आ जाओ कॉमन कॉमन भैया, यहां से उठो, चलो। क्या कोई और कॉमन है, ले लो ले लो, बंट रहा है, जो कॉमन है वो ले लो भैया, एक एक 2 और कॉमन है, यहां से काटो और लाइन में लगा दो, ठीक है। उसके बाद में 3, हाँ जी एक 3 है कॉमन, कॉमन लो ना, फिर सोच क्या रहे हो, आ जाओ। क्या और कॉमन है, नहीं साहब और कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कॉमन देखते हैं तो कॉमन दिखता ही नहीं है। 3 यहां है परंतु यहां कहीं नहीं है, 2 यहां है लेकिन यहां कहीं नहीं है, 2 यहां है लेकिन यहां कहीं और नहीं है। अब आप कहेंगे सर 2 एक साइड थोड़ी चलेगा, है ना, एक साइड थोड़ी चलेगा। रोहित शर्मा को विराट कोहली के खिलाफ थोड़ी खिलाओगे, है ना। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के साथ मैच कराया तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया इंडिया का मैच नहीं होता, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 4 3 12, तो इसका मैसे होगा 12, इसका मैसे होगा 12, चेक कर सकते हो, बोले सर बिल्कुल मैसे 12 होगा। समझ गए, मैसे निकालने के कई तरीके हैं जिसमें से ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब मैसे के बाद में आता है हमारा लेस है, लेस है लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, एलसीएम, शॉर्ट एलसीएम कहा जाता है इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर, सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि आपके जो भी नंबर हैं वो नंबर काटेंगे, कई नंबरों को काटेंगे, कई नंबरों को काटेंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे एक ले लीजिए 4 है, एक ले लीजिए 6, 4 कईयों, 4 बहुत से नंबरों को काटेगा, काटेगा 4 किन किन को काटेगा, लिस्ट बनाते हैं। 4 भाई साहब काटेगा, 4 को ही काटेगा, सबसे पहले तो अपने आप को ही काटता आदमी, फिर 8 को काटेगा, फिर 12 को काटेगा, फिर 16 को काटेगा, फिर 20 को भी काटेगा, फिर 24 को भी काटेगा, फिर 28 को भी काटेगा, डैश 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 डैश, इन नंबरों को काटेगा। अब 6 का हिसाब किताब, 6 भैया तुम बताओ, तुम किस किस को काटोगे, ये कह रहा है 6 को काटूंगा, 12 को काटता हूँ, 18 को काटता हूँ, और 24 को भी काटता हूँ, 30 को भी काटता हूँ, टाइम मिलने पर 36 को भी काट सकता हूँ, 42 को भी काट सकता हूँ, 48 को भी काट सकता हूँ, और भी बहुत से नंबरों को काट सकता हूँ। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के जो जिन जिन को ये काट रहे हैं क्या कोई सगा संबंधी कॉमन भी है, तो जवाब है हाँ जी साहब कॉमन है, कुछ कॉमन है। ऐसा कॉमन है 12, 12 को दोनों भैया काट रहे हैं, 12 के दोनों ही दुश्मन है, और 12 के बाद में भी है ऐसा जिसको दोनों काट रहे हैं, वो है 24, 24 को भी दोनों भैया जो हमारे हैं दोनों काट रहे हैं, ठीक है। और भी आगे मिल जाएंगे जिनको दोनों भैया काट रहे हैं। तो जिन जिनको दोनों ही भैया काट रहे हैं, भैया राम और भैया श्याम दोनों ही पीछे पड़े हैं, उन नंबरों में एक है 12 और एक है 24, एक है 12 और एक है 24। लेकिन हमारे ने क्या कहा, जो कॉमन है, जिनको दोनों ही काट रहे हैं, मल्टीप्लायर है, दोनों ही जिसके मल्टीप्लायर है, 4 भी जिसका मल्टीप्लायर है, 6 भी जिसका मल्टीप्लायर है, वो है 12 और 24, कॉमन मल्टीप्लायर होने चाहिए। उन कॉमन मल्टीप्लायर में से नाम बहुत सुंदर रखे गए। मैथ्स में सबसे सुंदर बात ये रखते हैं, नाम ऐसे नहीं है कि पिंटू रख दिया या चिंटू रख दिया, है ना, नाम पिंटू चिंटू रख दिया या ज्ञान प्रकाश रख दिया, पता चला कि अंगूठा छाप धप, है ना, ऐसा नाम नहीं रखते। नाम एकदम चीजों के देख के रखते हैं जो उसकी पूरी परिभाषा को समझा दे। देखिए कितना सुंदर नाम है, मल्टीप्लायर। आपके नंबर जिन जिन के मल्टीप्लायर हैं उनकी लिस्ट बनाइए,
उनमें से कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढिए, ये रहे कॉमन मल्टीप्लायर। इन कॉमन मल्टीप्लायर में से जो लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा है, वो लीजिए। सबसे छोटा कौन है? 12, तो आंसर हुआ 12, एलसीएम कहलाया 12। एलसीएम या लेस है ऑफ 4 और 6, कितना हुआ? 12 हुआ। 12 वह सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहला नंबर है जो 4 और 6 दोनों पे कटता है। 4 और 6 दोनों ही जिसके मल्टीप्लायर है, वो सबसे छोटा नंबर है 12। बात समझिए, 12 सबसे छोटा नंबर है जिसके 4 और 6 दोनों ही मल्टीप्लायर है। ये काम होता है। आगे बात समझे, इस तरीके से आप निकालते हैं। क्लियर हो गया? 3 बंदे होते तो क्या करते? बोला 3 लिखते, फिर तीनों में जो कॉमन होते, जो तीनों के जो मल्टीप्लायर है उनको लेते, फिर उनमें से जो सबसे छोटा होता वो आंसर। इतना इजी है? हाँ, इतना इजी है। इसको निकालने के लिए हमारी एक विधि है ना, एक विधि है जो छोटी क्लास में हमें सिखाई गई थी, कारगर है, मजेदार है, सुंदर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहे कि भैया एलसीएम ऑफ 8, 15 और 24 का एलसीएम निकालिए। 8, 15 और 24 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो ये रहा 8, ये रहा 15, ये रहा 24। और इसमें ये होता था कि पहले आप 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 4। 15 नहीं कटता, जो नहीं कटता जबरदस्ती मत काटिएगा, जबरदस्ती नहीं काटना, प्यार से कटे तो स्वागत है, नहीं कटे तो सीधा सीधा आ जा भाई, चल भाग, प्यार से काटना है। फिर 2 से काटे दोबारा, 2, 15, जब तक कट रहे हैं काटते रहिए। जब कटना बंद हो जाए तो 3 का पढ़ा शुरू कर दीजिएगा। जब तक 2 पे कटते जाए, छोड़िए मत, जब तक बंदा, कोई भी बंदा, इनमें से कोई भी बंदा 2 से कट सकता है, 2 पे काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए। जब 2 पे कटना बंद कर दे, हाथ जोड़ ले भाई अब नहीं कटूंगा, उस समय 2 पे छोड़ के 3 से शुरू हो जाइए। 3 पे आएगा 1, 5, 15 नहीं कट रहा, 15 कट रहा है, कोई बात, जब स्वागत, को जबरदस्ती नहीं करना है। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, जबरदस्ती नहीं करते, गुनाह है, अपराध है, तो यहाँ हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। फिर 5 का भाग दिया, अब सारे खत्म हो गए। खत्म हो गए तो जो जो नंबर आए उनको गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 6 गुणा 15, 15 छके 90, आंसर है 90। 6 इंटू 15, आंसर हो गया 90। तो इनका हुआ एलसीएम हुआ 90। 90 क्या दर्शाता है पहले मुझे बताइए? 90 कौन है? कौन है 90? कौन है? रामलाल है, श्यामलाल है, मोहनलाल है, या नरेंद्र मोदी है? कौन है 90? 90 कौन है बताइए? 90 कौन है? तो जवाब है 90 वो पहली संख्या है जो 8, 15 और 24 से कटती है। इसका मतलब इसके बाद में भी संख्याएं होंगी, इसके बाद में भी संख्याएं होंगी जो 8, 15, 24 पे कटेगी, लेकिन 90 से पहले कोई और नहीं हो सकता जो इन तीनों से कटता हो। अरे यार कितनी प्यारी बात है, बात समझे। 90 अगर 3 संख्याओं का, ध्यान से सुनिए, अगर 3 संख्याओं का एलसीएम 90 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 से लेकर 89 तक कोई और नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से कटता हो, इन तीनों से कटता हो। सबसे छोटा नंबर 90 ही है जो इन तीनों से कटता होगा। हाँ, हो सकता है 2 से कटता हो, तीसरे से ना कटता हो, या पीछे वाले 2 से कटता हो, आगे वाले से ना कटता हो, लेकिन तीनों से कटने वाला पहला नंबर 90 है। यह है एलसीएम की परिभाषा। बात समझे? चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। गुणनखंड के द्वारा भी किया जा सकता है, उसकी भी गुंजाइश है। आ जाइए, गुणनखंड वाला भी बताता हूं आपको। गुणनखंड विधि भी फेमस है। सवाल भैया रुको, एक बार आते हैं, अभी थोड़ी देर टाइम दीजिए। गुणनखंड विधि से भी, कहाँ है भैया? 8, 15, 24 गुणनखंड कर लीजिए। 8 के गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2, 15 के है 3 इंटू 5, 24 के है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आपको कॉमन निकालना है। पहले जो तीनों में कॉमन है वो चूज करिए। तीनों में जो कॉमन है, ध्यान रखिए, पहले वो चुनिए जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है, जवाब है साहब तीनों में कॉमन वाला तो एक भी बंदा नहीं है। नहीं है, पहले साइन करिए और शपथ पत्र लगाइए कि तीनों में कॉमन एक भी नहीं है। तो जवाब साहब बिल्कुल शपथ पत्र लगा दिए, कोई भी कॉमन नहीं है। नहीं, ठीक है, चलिए 2 में जो कॉमन है वो ले लीजिए।
दो दो में कॉमन है वो ले लीजिए, तो दो दो में दो कॉमन है, बढ़िया है साहब। एक दो और है, कोई बात नहीं ले लो साहब, एक और है ले लो ले लो साहब, एक और है साहब। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो दो दो में कॉमन है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं था, दो दो में जो कॉमन था वो भी ले लिया। अब साहब एक एक में कॉमन, दो दो में कॉमन तो बचा ही नहीं, फिर शपथ पत्र लगाओ कि दो दो में कॉमन नहीं बचा। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो अच्छे से, क्या दो दो में कुछ कॉमन है? नहीं साहब, दो दो में कुछ भी कॉमन नहीं। पक्का? पक्का? हाँ पक्का। खाओ कसम? हाँ सर नहीं है। ठीक, तो फिर जो एक एक वाला बचे वो लिख लो। छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़े कैसे, पागल है क्या? छोड़ दे, छोड़ना किसी को नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। मैथ में छोड़ दिया तो मैथ से में नहीं छोड़ेगी। अब गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 15 90, 8 ये कितना हो, 2 8 8 24 24 पंजे 120। बताओ बताओ, ये है गणित की खासियत, किसी को नहीं बख्शती, हमें तो बिल्कुल भी नहीं बख्शती। 120 हमारी गुणा जोड़ बाकी पे तो हमें खुद ही विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था, अपने एक लेक्चर में पहले भी कहा था, भैया मेरे जोड़ बाकियों पे ज्यादा विश्वास मत करिएगा, प्लीज जोड़ बाकी जरूर चेक करें। थ्योरी पे मेरा पूरा विश्वास है, थ्योरी में कुछ गड़बड़ नहीं होती मेरे, कभी भी नहीं होने देता मैं, गहराई बहुत है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ना टुच्ची गलतियां हैं, ये मुझे भी माफ नहीं करते, तो आपको भी नहीं करती होगी, जिनको नहीं करती होगी जो मेरे भाई बंधु हैं वो प्लीज मेरी तरह हमेशा आदत रखे। नॉर्मली कई बार क्या होता है, समझाने के चक्कर में मैं क्रॉस चेक नहीं करता, वरना मैंने अपना खुद का नियम बनाया हुआ है कि जब भी मैं गुणा भाग करूंगा, गुणा भाग जोड़ बाकी करूंगा नंबरों के साथ, मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करूंगा। लेकिन कई बार समझाने के चक्कर में भूल जाता हूं और उसके परिणाम जो है वो मुझे भुगतने ही पड़ते हैं थोड़ी देर बाद में। अभी भुगतने पड़ गए ना, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां होती है, हमसे भी होगी, गलती माफ। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? कोई इशू है? एक छोटा सा नियम और बच गया कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला लास्ट बचा है, उसके बाद सवाल शुरू कर देंगे। अगर आपके पास दो संख्या है, तीन संख्याओं के लिए नियम लागू नहीं है, पहली संख्या है ना, एक बार तीन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो के लिए बात कर रहा हूं। पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, दो संख्याएं आपके पास हैं और उन दो संख्याओं के लैसे और मैसे भी आपको पता है, उनका मैसे मतलब महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य आपको पता है। आपको पता है तो ये जो चारों चीजें हैं आपस में रिलेटेड है, ये चारों चीजें, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मैसे और लैसे, ये चारों आपस में कनेक्टेड है इस प्रकार से कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैसे गुणा लैसे। इधर महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य की गुणा कर लीजिए, मैसे और लैसे की गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे। ये रूल है, ये काम करता है मैसे लैसे और दो संख्याओं के साथ में। क्लियर हुआ? समझ आ गया? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, और कुछ छोटा मोटा छूट भी गया थ्योरी का, तो सवालों के दौरान अपने आप सवाल जो है वो निचोड़ लेंगे कि भैया तुम ये भूल गए हो, है ना। सवालों की यही तो खासियत होती है, प्रैक्टिस जब करते हैं तो प्रैक्टिस थ्योरी का अंश अंश चूस के, जैसे गन्ना को जूस निकालते हैं ना मशीन वाला, एक बार गन्ने को देता है, फिर मोड़ता है, फिर देता है, फिर डबल मोड़ता है, फिर देता है, फिर मोड़ता है, फिर देता है, जब वो चूरा चूरा नहीं हो जाता तब तक वो मशीन में देता रहता है। वैसे ही जब आप सवाल करते हैं ना, तो सवाल थ्योरी के साथ ऐसा ही करते हैं गन्ने की तरह। सवाल जो है वो तो मशीन है और गन्ना जो है वो थ्योरी है, तो गन्ने को निचोड़ के सवाल जो है वो पूरी थ्योरी निचोड़ लेता है। आ जाओ बात करें, क्या कह रहा है भाई तू? ये कह रहा है कि x बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2 हो, y इतना हो, x तथा y महत्तम समावर्त्य हो, x तथा y का महत्तम समावर्त्य कितना होगा? आ जाओ भाई, महत्तम समावर्त्य का मतलब क्या था, याद आया? कॉमन निकालिए, दोनों में कॉमन निकालिए, जो कॉमन है वो में से होगा। तो आ जाओ भैया, में से पूछे, HCF पूछे है ना, HCF पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से पूछे, में से का मतलब होता है कॉमन लेना, दोनों में कॉमन लीजिए, जो कॉमन होगा बस वही में से होगा। आ जाओ पहले 2 को देखिए, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो कॉमन आएगी 2 की पावर 2, ना कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 कॉमन आएगी। आ गई?
2 की पावर 2 कॉमन छोटी पावर आती है ना, 2 की पावर 2 कॉमन। 3 में यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो कॉमन आएगी 3 की पावर 1। में से याद रखिए कॉमन लेने का नाम है, में से किसका नाम है, कॉमन लेने का। और ये हो गया 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 वहां है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो 7 की कोई पावर नहीं आएगी। और वैसे अगर खाना पूर्ति करना चाहते हो तो 7 की पावर 0। खुश, नाराज मत करो, बिना मतलब में बंदे को नाराज करना सही नहीं है। 7 की पावर 0 लिख देता हूँ बस। 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा भी खुश। 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर है ही नहीं, तो वैसे यहाँ पे भी खुश कर सकते हो 5 की पावर 0 लिख के, तो भैया 5 की पावर 0 हो गया आपका। हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हो गया महत्तम समावर्त्य। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये है आपका आंसर। ठीक है, और याद रखिएगा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अगर आता हो तो मेरे सॉल्यूशन का वेट ना करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, खुद से निकालने की कोशिश करें। अगर खुद आपसे निकलता है तो इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता, तो खुद से जरूर ट्राई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, 2 संख्याओं का योग 36 है, 2 संख्याओं का योग 36 है। ठीक है भैया, उनके मैसे और लैसे क्रमशः 3 और 105 है, ये भी ठीक है। तो उनकी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। बताते हैं भैया, मान लीजिए 2 संख्याएं x तथा y है, तो हमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो भैया 36 है, योग जो है वो 36 है। तो समीकरण नंबर 1 हमें मिल गई। माने बिना तो गणित में आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी बेसिक मैथ पढ़ाओ, माने बिना तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। x + y = 36। उसके बाद में कहा गया कि मैसे और लैसे 3 और 105 है, और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे। भाई प्लीज खुद से ट्राई करिएगा, मेरा सॉल्यूशन ना देखिएगा, चीटिंग मत करिएगा, बेईमानी मत करिएगा। अगर आपको आता है तो मेरा सॉल्यूशन प्लीज ना देखें, खुद से करें, है ना, नैया खुद से पार लगेगी। मेरी सहायता ले सकते हैं अगर नहीं आए तो, वरना खुद से करिए। गुणनफल है इतना, आ गया। अब हमसे क्या पूछा है वो देखिए, पढ़ के बताइए क्या पूछा है। पूछा है 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उनको उल्टा करिए, जोड़िए, और वो बताइए कितना आएगा। 1/x, ये उल्टा कर दिया, 1/y, दोनों को जोड़ दिया, यही पूछा गया कि ये कितना आएगा। कैसे निकलेगा, दोनों में भाग दे दीजिए, दोनों में भाग, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। क्यों दिया, क्योंकि मुझे अनुभव है, और आपने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है। तो इसका मतलब है क्या चाहिए, अनुभव। कैसे आएगा, सवाल निकालने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, अलग अलग करिए, अलग अलग करेंगे तो x कट जाएगा, 1/y आ जाएगा। देखिए अलग करते ही x कट गया, 1/y आ गया, इसके साथ अलग करने पर y कट गया, 1/x आ गया। तो ये आपका आ गया 36/315, जो कि कटता तो होगा ही, 3 पे कट रहेगा, 3 पे कट रहा है, 12 3 36 और 105, वो फिर भी कट रहा है, 3 पे फिर कट रहा है, 4, तो ये आ गया 4/35। तो जवाब है सब 4/35, ये है आंसर। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल तो सारी अच्छे हैं। अच्छे सवालों के बिना तो हमारे पास जगह ही कहाँ है, घटिया सवाल में लेता नहीं, सारे के सारे चुन चुन के सवाल जो है वो मैंने लिए। का महत्तम समावर्त्य होगा, ये बट्टे की संख्या है, इनका महत्तम समावर्त्य निकाल के दिखाइए, ट्राई करिए कैसे निकलता है। शायद मैंने ये जो है ये रूल नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं। अगर बट्टे में संख्याएं हो उनका मैसे निकालना हो, जिसे कहते हैं भिन्नों का लैसे, भिन्नों का मैसे और भिन्नों का लैसे। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो थ्योरी अगर कुछ बच भी गई ना बाई चांस गलती से, तो उसको पूरा निचोड़ के निकाल लेती हो। भिन्नों का मैसे, बट्टे वाली संख्याओं का मैसे अगर आपको निकालना हो, बट्टे की संख्याएं हो उनका मैसे निकालना हो, तो ये जो ऊपर संख्याएं हैं उनका मैसे, जिसे कहते हैं ऊपर वाली संख्याओं कहते हैं अंश, अंशों का, ऊपर वालों का तो महत्तम समावर्त्य बटा, नीचे वाले को कहते हैं हर,
हरों का लेस है, हरों का ऊपर वालों का मैस है, नीचे वालों का लेस है, मैस है लेस है। ऊपर वालों का मैस है निकालिए, ऊपर ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं इनका मैस है निकालिए। तो 2 का, 8 का, 4 का और 6 को, इनको काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर कौन है? तो हमें चाहिए होगा मैस है, तो चाहिए होगा 8 का, 4 का बट्टे लेस है चाहिए होगा नीचे वालों का। नीचे वाला कौन है? 5, 35, 15, 25। 5, 35। मैसे का मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर जो सबको काटे, बड़े से बड़ा नंबर जो सबको काटे। तो यहां मुझे साफ दिख रहा है कि जो बड़े से बड़ा नंबर सबको काटेगा वो होगा 2। मैसे हो गया 2। लेस से थोड़ा सा लंबा रहता है इसलिए 5, 35, 15, 25। 5, 35, 15, 25 काटिए साहब। 3 पे कटेगा? नहीं कटेगा, एक बार तो कटेगा, कटने दीजिए कटने दीजिए। 5 जो नहीं कट रहा उन्हें रहने दीजिए, जो राजी राजी कट रहा है उन्हें काटिए। 5 पे, फिर 5 पे कट रहा है, फिर 5 पे कट रहा है। 1, 7, 1, 1 जो नहीं कट रहा जबरदस्ती मत काटिएगा। तो ये हो गया 3, 5, 5, 7। 25, 30, 75, 75 गुणा 7 भाई बहुत लंबा हुआ। 25, 30, 75, 75 गुणा 7, 7 पंजे 35, आंसर लगी 3, 7 7 49, 49 और 3, 525। तो ये हो गया 2/525, 2/525 ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर भिन्नों का लेस हो तो, अगर भिन्नों का लेस हो तो उसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। भिन्नों का लेस है, भिन्नों का लेस है यानी लघुत्तम समावर्त्य बराबर होगा ऊपर वाले अंशों का लेस है। अगर लेसर निकालना हो, उसको याद रखने का तरीका ये हुआ, लेसर निकालना हो तो ऊपर वालों का लेसर, जो निकालना हो वो ऊपर निकालना है और उसका उल्टा जो है वो नीचे निकालना है। हरों का मैस है, हरों का मैस है, इस तरीके से आपको आराम से याद रह जाएगा। अगर भिन्नों का मैसे निकालना हो तो ऊपर मैसे आएगा नीचे लेस आएगा, और लेसे निकालना है तो ऊपर लेस आएगा नीचे मैस आएगा। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। पहले लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सबसे कटेगा, मतलब वो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, इन सबसे कटने वाला सबसे छोटा नंबर होता है लेस है। मैंने बताया था लेस कौन होता है? लेस वो होता है वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से कटता है। तो पहले कटने वाला नंबर ढूंढ लेते हैं। एक बार कटने वाला नंबर मिल जाएगा फिर देखेंगे वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। 10, 12, 15 और 18 इनका लेस निकालते हैं। तो 10, 12 का लेस 2 पे भाग दिया, ये आ गया 5, 6, 15 3 पे 5, 2, 2, 3 2 था यार, बाकी 2 पे एक बार और लग सकता था, चलिए कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए। 3 का दे दीजिए, 5 का दे दीजिए, 1, 1, 1 गुणा हुआ 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36 पंजे 180। तो इनका लेस आ गया हमारा 180। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 180 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता भैया, सॉरी। तो आपने जो कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इनसे विभाज्य हो, तो विभाज्य वाली तो मिल गई भैया, 180 है, विभाज्य है, इन सबसे कटेगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कोई बात नहीं, लैसे की एक खासियत होती है कि लैसे सबसे छोटा नंबर होता है, फिर लैसे के पहाड़े को जितना आप चलाएंगे जो भी नंबर आएगा वो सारे नंबर अब इनसे कटते रहेंगे। 180 कटेगा, 180 पहला नंबर है जो इनसे कटेगा। फिर 180 का अगला भाई डबल यानी 360, 360 भी इनसे कटेगा, 360 भी इनसे कटेगा। और फिर तीसरा 540 वो भी कटेगा, फिर 540 और 720 वो भी कटेगा। अभी सारे कटेंगे। अब लैसे एक बार आ जाए तो लैसे जो आता है, लघुत्तम समावर्त्य जो आता है, उसका हर गुणज मतलब उसका पहाड़ा बोलिए, उसके पहाड़े में आने वाला हर नंबर अब इनसे कटेगा, क्योंकि जब लैसे खुद कटेगा तो लैसे का पहाड़ा भी उससे कटेगा।
और अब हमें इसमें से देखना है कि इनमें से पूर्ण वर्ग कौन है, इनमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है। पूर्ण वर्ग में भी सबसे पहला आगे चलता जाएगा तो देखते हैं, जरूरत पड़ी तो और बना लेंगे। ये नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी होल स्क्वायर नहीं है, ये भी होल स्क्वायर नहीं है। भैया मिल गया, बधाई हो, मिल गया। 900, 900 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है 30, 30 तो बिल्कुल सही। तो आंसर हुआ 900, आंसर हुआ 900। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का 4 और 20 और 28 का मैच है। 4, 20 और 28, 3 के बारे में बता रहे भाई। एक तो कह रहा है 4, 28 का मैसेप है और लेसेप है का योगफल होगा। मैसे लेसे का योग बताइए। ये सीटेट 2012 के आए हैं, योग बताइए। बता देते हैं, पहले लेसे निकाल लें, मैसे और लेसे दोनों निकालने पड़ेंगे तभी तो जोड़ आएगा। तो मैसे निकाल लें, मैसे किनका निकालना है, 4, 20 और 28 का। तो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काटता हो वो है 4, 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैसे हो गया 4। अब लेसे निकाल लें, लेसे तो 4, 20 और 28 भाग लगेगा 2 पे, 2 फिर 2 पे लगेगा 1, 5, 7 फिर 5 पे लगेगा और 7 पे लगेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, 35 गुना 4 140। तो लेसे हो गया 140। तो जोड़ने पर योग आ जाएगा लेसे प्लस मैसे, मैसे प्लस लेसे। मैसे तो है 4 और लेसे है 140, दोनों मिलाकर हो गया 144। आंसर है 144। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य है 28, लघुत्तम है 336। मैसे दिया गया महत्तम समावर्त्य दिया गया है वो है 28, लघुत्तम समावर्त्य दिया गया है जो कि है 336। पहली संख्या है 112, दूसरी गायब है, निकालनी है। और हमारा फॉर्मूला कहता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्त्य गुणा लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम गुणा लघुत्तम। तो पहली संख्या में पता है जो कि 112 है, दूसरी नहीं पता, एक बार थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए x मान लिया। और महत्तम कितना है 28 है, लघुत्तम कितना है, कितना बता रहा है भाई लघुत्तम 336 बता रहे हैं। ठीक है, x का मान निकाल लीजिए, उधर भेज दीजिए। 28 गुणा 336 बट्टा 112 और ये 3 बार पूरा पूरा कटेगा। तो 28 गुणा 3 हो गया 24, हंस लगी 2, 6, 6, 2, 8, 84। वो होगी 84। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 2000 सीटेट में 2013 का क्वेश्चन है। ये तो वापस रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x तथा y है, उनका लघुत्तम समावर्त्य। देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं की खास बात क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का मैस है। अगर दो संख्याएं अभाज्य है, जैसे 2 और 5, बढ़िया बात है, सुनिए बात को। अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं अगर आप उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, है ना, 3 उठाएं, 4 उठाएं, 5 उठाएं, पसंद है जितनी उठाएं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इनमें से जो पसंद आए, जितनी पसंद आए उठा लीजिए। 2 उठाइए, 3 उठाइए, 2 से तो 2 तो उठानी पड़ेगी एटलीस्ट, क्योंकि मैं से निकालना है। मैं से कम 2 संख्याओं का होता है, तो 2 तो लेना पड़ेगा। मैं से हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। दो अभाज्य संख्याओं को अपने अलावा कोई और काटता नहीं है, अपने अलावा कोई और काटता नहीं है। अगर आपने 2 और 3 लिया तो 2 को 2 काटेगा परंतु 3 को नहीं काटेगा, 3 को 3 काटेगा परंतु 2 नहीं काटेगा। तो कुल मिला के किसी और पहाड़े पे कटेंगे नहीं सिवाय 1 के। तो महत्तम समावर्त्य कितना होगा, 1 होगा। इनका मैसे 1 होगा। अच्छा लेसे कितना होगा वो बता दीजिए, लेसे कितना होगा। लेसे, इनका लेसे जो जो नंबर आप लेंगे यहाँ पे उनका गुणा होगा, क्योंकि लेसे जब आप निकालने जाएंगे तो लेसे में भी ये ज्यादा कुछ आपको निकाल के नहीं देंगे। जैसे 2, 3, 5 आपने ले लिया,
इनका लय से निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर 3 का, तो जो जो नंबर है उन्हीं उन्हीं का भाग लग जाना है। जो जो नंबर आपके पास है आपका उन्हीं उन्हीं का भाग लग जाना है। तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, यही आपका लय से आ जाएगा। तो जो नंबर है वही लय से होगा। मैं से होगा 1, लय से होगा 2, दोनों की गुणा, 3 तो तीनों की गुणा। तो भैया मिल गया। लघुत्तम समावर्त्य बताया गया 161। लघुत्तम समावर्त्य होता है x इंटू वाई। x इंटू वाई बताया गया 161। दो अभाज्य संख्याओं का, समझ नहीं रहे भैया बात, जमी नहीं ना बात। क्या बोला मैंने बोला कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों अभाज्य है तो इनका मैं से तो 1 होगा, लय से दोनों का गुणनफल होगा x इंटू वाई, और लय से बताया गया 161। x इंटू वाई कितना हुआ? 161 हुआ। ठीक है, अब 161 के अगर हम टुकड़े करें, 161 के टुकड़े क्या होंगे? 17 गुणा 13, 17 कितना, 7 या 21, 2 5, ये तो ज्यादा हो गया भाई। तो यहां हम एक देख सकते हैं कि 161 के टुकड़े हो जाएंगे। देखिए 7 का भाग दूं तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो 23 हो गए, 7 और 23। अब x बराबर हो गया, इनमें से x और y, एक 7 हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा। रुको, आप ऐसे तुलना हर बार नहीं कर सकते। ऐसी तुलना आप सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब दो अभाज्य संख्या हो। x और y अगर दो अभाज्य, देखिए 161 के दो ही टुकड़े हैं, 7 और 23, उसके अलावा इसके कोई और टुकड़े नहीं है। समझे बात? और दोनों अभाज्य संख्या, हाँ ये हो सकता था, आप ये कह सकते सर x 1 हो जाए y 161 हो जाए, तो x 1 हो जाए y 161 हो जाए, तो यानी एक जना 1 हो जाए, एक 161 हो जाए। तो एक जना 1 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी होती है, तो x भी 1 से बड़ा है और y भी 1 से बड़ा है। तो इसलिए 161 के जो टुकड़े बनते हैं, जो टुकड़े बनते हैं उसमें से कुछ टुकड़े खारिज हो जाएंगे। 1 इंटू 161 खारिज। दूसरा टुकड़ा है 7 इंटू 23, यही एकमात्र टुकड़ा बचेगा फिर तो, है ना। अच्छा, अब x और y जो है वो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो 161 के दो ही टुकड़े हैं, 7 और 23, उसके अलावा होते ही नहीं है। इसका मतलब x और y को, एक को 7 और एक को 23 होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई और उपाय है ही नहीं। समझ रहे? चलिए एक काम करते हैं, ये नहीं मानते, आप बताइए, 2xy बताइए, दो नंबर बताइए, दोनों पूर्णांक बताने, दोनों ही 1 से बड़े बताने, x और y दोनों ही 1 से बड़े बताने हैं, दोनों ही 1 से बड़े बताने हैं, दोनों ही पूर्णांक बताने, धनात्मक पूर्णांक बताने जिनके गुणा 161 है। तो जवाब है 7 और 23, उसके अलावा हो नहीं सकता। तो एक होगा 7 और एक है 23, लेकिन बताया गया कि x को बड़ा लेना है, y को छोटा लेना है। बताइए क्या सवाल बनाया यार, क्या सवाल बनाया। तो इसका मतलब x 23 ही लेना पड़ेगा और y को 7 लेना पड़ेगा। वाह भाई वाह, धन्य हो सवाल बनाने वाले। और फिर क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है? अब जो भी कह रहा है वो निकल जाएगा। 3y माइनस एक्स निकालिए, तो ये रहा 3y माइनस y का मान 7, x का मान 23, 21 माइनस 23 माइनस का 2। ये है आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल बनाया था, बहुत प्यारा, मजा आ गया। 2014 सीटेट वालों ने 2014 में बनाया था, है ना, बढ़िया बनाया था, कमाल का बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 22, 54, 135, 198 का लय से बता दीजिए। अभी बता देते हैं, लय से तो अभी बता देंगे। किस का बताना है? 22, 54, 135, 198, इतने बड़े बड़े नंबर यार, करते क्या, ले लो, तुम तो खुश रहो यार। 22, 54, 135 और 198, 2 by 2, फटाफट 2, पहले 2 का भाग, जिनमें जाता है उनमें देना, जबरदस्ती मत करना, प्लीज जबरदस्ती मत करें। 18, 9 दूनी 18, 3 पे काटो, फिर 3 पे काटो, जल्दी काटो। 11 और 11, 9, 4 3 12 और 15, 33 और कट सकता है, काटो 11, 3, 15, 11 और कट सकता है, एक बार काटो, जितनी बार कट सकता है काटो। 11, 1, 5, 11, अब 5 पे कट सकता है, काटो। 11, 1, 1, 11, फिर 11 पे कट सकता है, काटो। वो गाना ना, नाचो, हमारा होता है काटो और काटो, जितना कटे उतना काटो। तो 2 की पावर हुई 1,
3 हुआ 3 बार, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 11 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। हियर इज द आंसर। ये आंसर है। वाह, आया मजा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो वापस आ गया, रिपीट हो गया। रिपीट कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ए 3 की पावर 129, 5 की पावर 128, 7 की पावर इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है। तो मैं से ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं से होता है छोटी से छोटी पावर, छोटी से छोटी पावर। पहले 3 का हिसाब किताब कर लीजिए। 3 में सबसे छोटी पावर, 3 में सबसे छोटी पावर भैया है 127, तो 3 की पावर 127 आ गया। कॉमन है ना, में से क्या होता है कॉमन, तो कॉमन हुआ 3 की पावर 127। फिर 5 में आ जाइए, 5 में सबसे छोटी है 128। फिर 7 में है हमारा ये आ गया में से, आपका आंसर ये में से आया। एक बात बताएंगे, लैसे क्या आएगा? अगर यही संख्याओं का लैसे निकालना हो तो लैसे आता है बड़ी से बड़ी संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं वो लैसे आती है, बड़ी से बड़ी। जैसे 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है 129, तो 3 की पावर 129 इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 129 इंटू 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 24। ये होता लैसे, ये होता लैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनका महत्तम एक्स वाई जेड का महत्तम बताइए। फिर क्या यार, एक 2019 में भी ऐसा ही सवाल चल रहा है। पहले 2 की पावर ले लीजिए, 2 की पावर सबसे छोटी, तो आपका में से हो जाएगा 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है 2। फिर की पावर सबसे छोटी कितनी है 2। फिर 5 की पावर सबसे छोटी कितनी है 2। 7 की पावर सबसे छोटी कितनी है 3। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ी बहुत गुणा उणा की हुई है, आप भी कर सकते हैं। एक तो 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5 तो आंसर हो नहीं सकता, 7 की पावर 3 ही है। अब इनमें से और बिठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 9 9 चौक 36, 36 इंटू 25, 36 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 30, 3 15, 180 इंटू 72, ये आ जाएगा 900। 900 यानी 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह नंबर बताइए, वह सबसे छोटी संख्या बताइए कि इनका भाग देने पर उसमें शेषफल 5 बचे। यहां पे भी देखिए लैसे का उपयोग हो गया। सबसे छोटी संख्या जिनमें इन सब का भाग जाएगा वो होता है लैसे। याद है ना लैसे की परिभाषा क्या है? लैसे सबसे छोटा पूर्णांक होता है जो सभी नंबर से कटता है, जिनका वो लैसे है, जिनका वो सरपंच है, उन सब से कटता है। वो सबसे छोटा होता है और सबसे कटता है। ठीक है ना, तो फिर वो क्या कह रहा है कि शेष 5 आना चाहिए, शेष 5 आना चाहिए। इसका मतलब उसमें 5 जोड़ देंगे तो सब में 5 5 बचे। सब में भाग जाता था मतलब शेषफल कितना आ रहा था, सब में भाग जा रहा था मतलब शेष कितना आ रहा है। लैसे कौन होता है? जिसको सब विभाजित करते हैं। शेषफल कितना आया 0, तो 5 लाना है तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो सबका शेषफल 5 5 आने लग जाएगा। बात खत्म। समझे खेल देखिए 2019 में खेल खेला गया, खेल खिलाड़ी का। आ जाओ लैसे निकाल लो पहले इसका। 8 12 20 28 और 35। पहले 2 का भाग दिया, यह आया 4 6 10 14 35 एज इट इज। फिर 2 का भाग दिया, 2 3 5 7 35। फिर 2 का भाग दिया, 2 का भाग देते ही ये बच गया 2 1 3 5 7 35। अब 3 का भाग दे दीजिए, है ना, 3 का भाग देते ही आ जाएगा 1 1 5 7 35। फिर 5 का भाग देने पर ही हो जाएगा 1 1 7 5 7, और फिर 7 का भाग देते ही सब कुछ खत्म। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। भयंकर बड़ा नंबर है भाई।
8 8 पंजे 40, 40 गुणा 3 120, 120 गुणा 7 840। तो 840 तो लैसे हो गया, लैसे हो गया मतलब इन सब में। अब 840 वो नंबर है जिसमें 8 का, 12 का, 20 का, 28 का, 35 का सबका भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल चाहिए 5, शेषफल 5 के लिए 5 जोड़ दीजिए, सब में 5 5 आने लग जाएगा, शेषफल 5 होगा। तो 840 प्लस 5, अब सब में भाग देंगे तो शेषफल 5 आने लग जाएगा। 845, लेकिन हमसे नहीं पूछा 845, हमसे पूछा है कि अंकों का योग, इसमें जो अंक है उनको जोड़ के बताइए कितना आएगा। अंकों का जोड़ तो 8 प्लस 4 प्लस 5, तो ये 9 × 16 = 17, अंकों का योग आएगा 17। तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, अभी निकाल देते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या बराबर है 9 9 9 9 9 9। ये सबसे बड़ी हुई, इसका गुणनखंड कर लो। पहले 3 का भाग लग जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 3 3 3 3 3, तो फिर 3 पे कटेगा तो 1 1 1 1 1 1, फिर 11 पे कटेगा तो 1 0 1 0 1। बंदा कटेगा, अभी भी कटेगा यार, ये तो कटेगा। 3 पे कटेगा भैया, बेवकूफ, सीधा इस पे मत काटो, 3 पे कटेगा, ये कमीना कटेगा, जबरदस्त नंबर है ये। 3 3 9, 2 3 7 21, फिर भाग नहीं जाने का 0, फिर 11 से 3 3 9 3 7 21, 37 0 37। अब 11 पे कटेगा तो 3 से 33 और फिर 4 आ गया, फिर 3 से 33 तो 7 आया, 7 आया तो फिर 6 बार गया। तो ये जो अगला नंबर है ये 13, 13 से कटेगा तो 13 13 दूनी 26, 26 आ गया, और 26 आते ही हो जाएगा हमारा 7 26 7 76 हो जाएगा। फिर 259 कहाँ जगह है, यहाँ ले लेता हूँ। 259 जो है वो 7 से कटता है, बीच में 7 गायब हो गया क्योंकि हमने सीधा 11 का भाग दे दिया था, इसका मतलब 7 से कटता था ये नंबर। कोई बात नहीं, गणित है वो पीछा नहीं छोड़ती। 7 या 21, 7 7 49, और 37 जो होती है अभाज्य होता है, 37 37 पे कटेगा और किसी पे ये बंदा नहीं कटेगा। चलो हो गया काम। तो आ गया गुणनखंड, आ गया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, 37 की पावर 1। ठीक है, और गुणनखंडों की संख्या होती है अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसमें ये नहीं पूछा, इसमें पूछा गया अभाज्य गुणनखंड, सारे गुणनखंड नहीं पूछे, अभाज्य गुणनखंड। एक है 3, एक है 7, एक है 11, एक है 13 और एक है 37। तो कितने हुए? 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसने अभाज्य से कुल गुणनखंड नहीं पूछे। अगर कुल पूछे होते कुल गुणनखंड कितने हैं तो फिर हमारा वो वाला फॉर्मूला लग जाता अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1। तो फिर वो लग जाता, उसके हिसाब से हमारा आंसर आता अल्फा 1 प्लस 1, ये हो गया 3 और 1 4, अल्फा 2 प्लस 1 ये हो जाता 2, अल्फा 3 प्लस 1 ये 2, अल्फा 4 प्लस 1 2, अल्फा 5 प्लस 1। जहां तक है दम, जहां तक है सांसें, चलते जाएं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 64 गुणनखंड होते हैं इसके। टोटल गुणनखंड 64 होते, और 64 में से अभाज्य कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य। 64 में से 5 गए, 59 बच गए। 59 में से एक क्या होता? 1 होता, तो वो निकल जाता 58। अगर ये पूछा कि भाज्य गुणनखंड कितने हैं तो 58 गुणनखंड, 58 गुणनखंड इसके अभाज्य होते, 5 इसके 58 गुणनखंड इसके भाज्य होते, 5 इसके अभाज्य हैं, एक जो है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। टोटल मिला के 64 होते। क्लियर है क्या कोई सवाल? ठीक है, हो गए, कंप्लीट हो गए भाई, धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें जो इस लेक्चर में हमने पहले तय की थी वो सारी चीजें मैंने करवा दी, विद क्वेश्चन, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छे से उम्मीद कर रहा हूं कि हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अपनी किताबों से कर लीजिएगा, है ना। इसका ये सारा एक थोड़ा सा और थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो एक साथ सारी थ्योरी का जो है एक क्लास लगाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनों को आमने सामने बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।